भारतीय सेना का हृदय XXI स्ट्राइक कॉर्प्स दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने और दुश्मन के दिल को भेदने के लिए हमेशा तैयार यह सबसे तेज भाला था। यहाँ की हवा हमेशा बारूद, स्टील और गहरी मर्दाना महक से भरी रहती थी। दशकों से अटूट, महिलाओं के लिए वर्जित इस अभयारण्य जैसी कॉर्प्स की कमान में इतिहास में पहली बार किसी महिला कॉर्प्स कमांडर की नियुक्ति की खबर शांत पानी में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थी। लहरें अदृश्य रूप से लेकिन विशाल रूप से फैल रही थीं, जो स्टील की इस इकाई को उसकी जड़ों से हिला रही थीं। इस विशाल लहर के केंद्र में चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर विक्रम सिंह थे। वे एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में लड़कर और घायल होकर अपना वर्तमान पद हासिल किया था। उनके विश्व दृष्टि में सेना एक विशाल स्टील मशीन थी जो पूरी तरह से पदानुक्रम और शक्ति के तर्क पर चलती थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला इस मशीन का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही विषम और नाजुक थी। उनके अनुसार महिला सैनिकों की सीमा प्रशासनिक या नर्सिंग भूमिकाओं तक ही सीमित थी, जो कागजी कार्रवाई या सहायक कर्मियों के रूप में काम करती थीं। उनके लिए एक महिला का स्ट्राइक कॉर्प्स का कमांडर बनना, विशेष रूप से हजारों सैनिकों के जीवन के लिए जिम्मेदार, पूरी सेना के अनुशासन को कमजोर करने वाला एक राजनीतिक स्टंट और सुरक्षा की कीमत पर एक खतरनाक जुआ था। विक्रम सिंह अपने कार्यालय की खिड़की पर खड़े होकर परेड ग्राउंड को देख रहे थे। बिना किसी त्रुटि के पूरी तरह से संरेखित सैनिकों का दृश्य अपने आप में एक कलाकृति जैसा लग रहा था। यही वह सेना थी जिससे वह प्यार करते थे और जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। व्यवस्था, आज्ञाकारिता और जबरदस्त ताकत। लेकिन एक औरत, यह शब्द जो पाउडर और ऊंची एड़ी के जूते की छवियों को उजागर करता था, डीजल के धुएं और टैंक की पटरियों की आवाज से भरी इस जगह के साथ बिल्कुल असंगत था, पानी और तेल की तरह। उन्होंने एक कड़वा घूंट निगला। यह इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण था कि रक्षा मंत्रालय में सितारे राजनेताओं को खुश करने के लिए किस हद तक जाता सकते हैं। यह पूरी सेना में लैंगिक समानता के खोखले बहाने के लिए एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं था। वह चुपके से उम्मीद कर रहे थे कि नई कॉर्प्स कमांडर एक आदर्शवादी नहीं होगी जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, बल्कि एक कठपुतली हो जो अपने जैसे अनुभवी स्टाफ अधिकारियों की बात सुने और चुपचाप कागजात पर मुहर लगा दे। उनका मानना था कि यह एकमात्र तरीका था जिससे यह विशाल स्टील मशीन बिना किसी गड़बड़ी के न्यूनतम रूप से कार्य कर सकती थी। जैसे जैसे नए कॉर्प्स कमांडर के आने का दिन नजदीक आया, मुख्यालय में हवा और भी सूक्ष्म और भारी होती गई। विक्रम को अपने सहयोगी से एक रिपोर्ट मिली कि नए कमांडर ने अपने आधिकारिक पदभार ग्रहण समारोह से पहले अनौपचारिक रूप से बेस का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की थी। संदेश यह था कि वह अनावश्यक प्रोटोकॉल या औपचारिकता के बिना चुपचाप वास्तविक कार्य वातावरण देखना चाहती थी। विक्रम मन ही मन हंसे। उसने सोचा, एक विशिष्ट स्त्री विचार। उसने इसे एक भोली धारणा के रूप में खारिज कर दिया, जैसे कोई संग्रहालय देखने आया हो जो सेना की वास्तविकताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ हो। उसने अपने सहयोगी को न्यूनतम मार्गदर्शन कर्मियों को नियुक्त करने और किसी भी तरह की अत्यधिक औपचारिकता से बचने का ठंडा निर्देश दिया। उसके मन में उसने पहले से ही अपने अनदेखे श्रेष्ठ के लिए गहरी अवमानना और उपेक्षा की एक मजबूत भावना विकसित कर ली थी। उस दोपहर लगातार बैठकों और कागजी कार्रवाई से थके हुए विक्रम अपना सिर साफ करने के लिए ऑफिसर्स लाउंज की ओर बढ़े। जब वह एक पुरानी चरमराती चमड़े की सोफे में धंस गया और अपनी अकड़ी हुई गर्दन की मालिश कर रहा था, तो उसकी नजर एक अपरिचित महिला पर पड़ी। वह वर्दी के बजाय सादे, साफ सुथरे कपड़ों में थी, जो एक अनुशासित सैनिक की छवि से बहुत दूर थी। उसने मान लिया कि वह या तो एक नई नागरिक कर्मचारी होगी या कोई बाहरी व्यक्ति जो किसी प्रशासनिक मामले के लिए थोड़ी देर के लिए आई होगी। अपनी सीट से उठने के बजाय वह सोफे पर झुका रहा और एक अभिमानी इशारे के साथ उसे बुलाया। अरे तुम यहां आओ और एक कप कॉफी बनाओ। मैं थक गया हूं, इसलिए इसे बहुत कड़ा बनाना। उसकी आवाज अधिकार और अवमानना से भरी हुई थी, जैसे कि किसी अधीनस्थ को आदेश देना स्वाभाविक हो। महिला एक पल के लिए उसकी ओर मुड़ी। उसकी निगाहों में कोई आश्चर्य या नाराजगी नहीं थी। इसके बजाय
उसकी भावहीन टकटकी ने विक्रम को और भी असहज कर दिया। यह निचली रैंक वाली कौन होती है जो मुझे घूरने की हिम्मत कर रही है? उसकी भौहों पर गहरी शिकन पड़ गई। तुम वहां घूर क्यों रही हो? तुम कहां हो? अपना दिमाग खो दिया है? जाओ और अभी कॉफी लाओ। जैसे ही उसने अपनी चिड़चिड़ी आवाज उठाई, महिला बिना एक शब्द कहे कॉफी मशीन की ओर चल दी। उसकी पीठ को देखते हुए विक्रम ने अपनी जीभ से क्लिक किया। महिलाएं, उसने सोचा, सेना में शामिल होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदलता। थोड़ी देर बाद महिला एक पेपर कप में कॉफी लेकर उसके पास आई। जैसे ही वह कॉफी लेने के लिए लापरवाही से पहुंचा, उसने देखा कि उसके हाथ विशेष रूप से गोरे और नाजुक थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि ये एक सैनिक के हाथ थे जो कठोर प्रशिक्षण और श्रम से कठोर हो गए थे। उस पल उसके भीतर छिपे हुए विकृत और निम्न विचार बिना किसी फिल्टर के बाहर निकल आए। आखिरकार कॉफी का स्वाद सबसे अच्छा तब होता है जब कोई महिला इसे बनाती है ना? उसने जानबूझकर जोर से ताना मारा ताकि आसपास के अन्य अधिकारी सुन सकें। और ठीक उसी क्षण आपदा आ गई। जैसे ही उसने कॉफी ली, उसका हाथ फिसल गया और गर्म कॉफी सीधे महिला के हाथ के पिछले हिस्से पर गिर गई। एक तेज चीख के साथ महिला ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी गोरी त्वचा पहले से ही एक भयानक लाल रंग में बदल रही थी। विक्रम एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन माफी या चिंता के बजाय उसका अभिमानी रक्षा तंत्र पहले सक्रिय हो गया, जो अपने अधिकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तुम कितने अनाड़ी हो? क्या तुम एक कप कॉफी भी ठीक से नहीं ले जा सकते? जाओ और दूसरा ले आओ, और इस बार ध्यान देना। उसके दबंग रवैये और कठोर शब्दों ने लाउंज में हवा को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। आसपास के अन्य अधिकारी यह नहीं जानते कि क्या करें, बस दोनों को घूरते रहे, असहज रूप से बेचैन। ठीक उसी समय लाउंज का दरवाजा जोर से खुला और नए कॉर्प्स कमांडर का सहयोगी पसीने से लथपथ अंदर भागा। चारों ओर देखने का समय नहीं होने पर वह महिला के पास गया और एक त्रुटिहीन मुद्रा में जोर से सलामी दी। जय हिंद मैडम कॉर्प्स कमांडर, क्या आप आ गई हैं? मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा। कॉर्प्स कमांडर, ये दो शब्द एक शक्तिशाली शॉकवेव की तरह थे जो लाउंज में सभी के कानों और दिमाग पर एक साथ टकराए। विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह महिला जिसे उसने अभी अभी अपमानित किया था और कॉफी लाने का आदेश दिया था, वही नई कॉर्प्स कमांडर थी जिसे उसने इतना तिरस्कृत और उपेक्षित किया था? उसका चेहरा पीला पड़ गया, खून से खाली हो गया। समय रुका हुआ लग रहा था और आसपास का सारा शोर गायब हो गया। केवल उसके बेतहाशा धड़कते दिल की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे अपना अकड़ा हुआ सिर उठाया और महिला को देखा। महिला नहीं, नई कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या शर्मा बस अपने लाल सूजे हुए हाथ के पिछले हिस्से को देख रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे विक्रम को देखा। उसकी आंखें एक ठंडी अथाह झील की तरह थीं। उनमें गुस्सा, नाराजगी या अपमान जैसी कोई भावना नहीं थी, केवल एक सर्द, तेज तर्क जो सब कुछ भेदता हुआ प्रतीत होता था। विक्रम मौके पर ही पत्थर की तरह जम गया। उसका दिमाग हजारों विचारों से उलझा हुआ था और वह न तो बोल पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। भारत की शीर्ष XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनका गौरव और करियर जो उन्होंने जीवन भर बनाया था, अहंकार और पूर्वाग्रह के कारण एक पल में बिखरता हुआ महसूस हुआ। उनकी विकृत मान्यताओं से पैदा हुई सबसे खराब पहली मुलाकात, यह उस विशाल तूफान का केवल एक अशुभ प्रस्तावना थी जो XXI स्ट्राइक कॉर्प्स पर आने वाला था। अनन्या शर्मा बिना एक शब्द कहे विक्रम के पास से गुजरी और लाउंज से बाहर चली गई। उसके सहयोगी का घबराया हुआ भाव और अन्य अधिकारियों की सदमे और सहानुभूति भरी निगाहें उसकी पीठ में दर्जनों खंजर की तरह चुभ गईं। विक्रम खाली लाउंज में अकेला रह गया। उसे अपनी अपरिवर्तनीय गलती का पूरा भार उठाना पड़ा। उसके सैन्य जीवन का सबसे लंबा, सबसे भयानक दिन अभी शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह संक्षिप्त लेकिन गंभीर था। मुख्यालय के परेड ग्राउंड में हजारों सैनिक उस तरह की तरह तेज पंक्तियों में खड़े थे। उनकी निगाहें मंच पर खड़े कमांडर पर टिकी थीं। मंच पर अनन्या शर्मा भारी भरकम पुरुष जनरलों के बीच विशेष रूप से छोटी और नाजुक लग रही थी। हालांकि जिस क्षण उसने माइक्रोफोन पकड़ा,
और बोलना शुरू किया, वे सभी पूर्व धारणाएं बिखर गईं। उसकी आवाज उसके कद के विपरीत गहरी और दृढ़ थी, और इसमें एक शक्तिशाली ताकत थी जो बिना किसी प्रवर्धन के परेड ग्राउंड के दूर तक पहुंचती थी। अपने उद्घाटन भाषण में उसने भव्य महत्वाकांक्षाओं या अस्पष्ट दृष्टियों के बारे में बात नहीं की। राजनेताओं को पसंद आने वाले कोई अलंकृत वाक्यांश या घिसे पिटे वादे नहीं थे। इसके बजाय उसने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए जो सेना के सार को भेदते थे, कुछ ऐसा जिसे हर सैनिक को अपने दिल में रखना चाहिए, लेकिन जिसे कई लोग भूल गए थे। पहला, इस क्षण से XXI स्ट्राइक कॉर्प्स एक ऐसी इकाई बन जाएगी जो लड़ने पर हमेशा जीतती है। हार बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक ड्रॉ को भी अपमान माना जाएगा। दूसरा, जीत हासिल करने के लिए हमें शांतिकाल में वास्तविक युद्ध से भी अधिक कठोर प्रशिक्षण लेना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रशिक्षण के दौरान बहाया गया पसीने का हर एक कतरा युद्ध में बहाए गए खून की एक बूंद को बचाता है। तीसरा, कोई भी सैनिक जो इन दोनों सिद्धांतों के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं है, उसे अभी अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए और सेना छोड़ देनी चाहिए। यह कमजोरों के लिए कोई अभयारण्य नहीं है। उसके शब्द तेज धार वाले चाकू की तरह थे, संक्षिप्त और सारगर्भित, लेकिन उनके भीतर का वजन और दृढ़ संकल्प किसी भी लंबे भाषण से अधिक सैनिकों के दिलों पर भारी था। भाषण समाप्त होने के बाद परेड ग्राउंड पर एक भारी सन्नाटा छा गया। सैनिक नए कमांडर के शक्तिशाली संदेश से अभिभूत होकर अपनी सांस रोके हुए थे। अंत में जो तालियां बजीं, वे शुरू में अजीब और अजीब थीं, लेकिन जल्द ही किसी के नेतृत्व में शुरू हुए जयकारों के साथ मिल गईं, जो आकाश को भेदने वाली गड़गड़ाहट में बदल गईं, जो चारों ओर फैल गई। मंच के नीचे VIP सेक्शन से यह सब देख रहे विक्रम का मन जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। वह अनन्या शर्मा के लोगों को मोहित करने वाले जबरदस्त करिश्मे को स्वीकार करने के लिए मजबूर था, लेकिन वह अभी भी अपनी शंकाओं को दूर नहीं कर सका। बातें सस्ती हैं। एक असली सैनिक शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और परिणामों से अपनी क्षमता साबित करता है। उसे देखना बाकी था कि क्या उसकी दृढ़ घोषणा वास्तविक इच्छा थी या केवल खोखले शब्दों का एक भव्य प्रदर्शन। पदभार ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अनन्या शर्मा ने कॉर्प्स के प्रमुख कमांडरों और स्टाफ अधिकारियों को अपनी पहली बैठक के लिए बुलाया। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही उसने परिचयात्मक टिप्पणियों को छोड़ दिया और सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने बैठक की मेज पर ढेर की गई मौजूदा कॉर्प्स ऑपरेशनल प्लान रिपोर्टों के ढेर की ओर इशारा किया। ये सभी दस्तावेज आज से त्याग दिए जाएंगे। उसकी विस्फोटक घोषणा ने बैठक कक्ष में हलचल मचा दी, जैसे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। अपने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन उसने कॉर्प्स की नींव को खारिज कर दिया था, जिसे दशकों से कई सैन्य विशेषज्ञों के खून, पसीने और आंसू से बनाया और सुधारा गया था। ऑप्स के कर्नल प्रशांत नायर ने सावधानी से लेकिन स्पष्ट असंतोष के साथ बात की। कॉर्प्स कमांडर, कृपया पुनर्विचार करें। मौजूदा ऑपरेशनल प्लान दशकों के डेटा और सिमुलेशन के माध्यम से मान्य हमारी कॉर्प्स की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। पर्याप्त विकल्प के बिना इसे त्यागना एक बहुत ही खतरनाक विचार है। प्रशांत नायर, विक्रम के साथ कॉर्प्स के भीतर रूढ़िवादी पुराने गार्ड गुट का एक प्रमुख सदस्य था। उसके शब्दों में नए कमांडर के मनमाने फैसले के प्रति एक स्पष्ट जांच और नाराजगी थी। अनन्या शर्मा ने एक पल के लिए प्रशांत नायर को घूरा। उसकी टकटकी एक बर्फ की कील की तरह ठंडी और तेज थी। कर्नल नायर, जिस सत्यापन की आप बात कर रहे हैं वह डेस्क पर नक्शों और कागजों के साथ किया गया था। युद्ध कोई सिमुलेशन गेम नहीं है। दुश्मन कभी भी हमारे द्वारा निर्धारित परिदृश्य के अनुसार नहीं चलेगा। मौजूदा ऑपरेशनल प्लान सीधे शब्दों में कहें तो कायरों की योजना है। हम दुश्मन के पहले हमला करने का इंतजार नहीं कर सकते, एक झटका लेने और फिर अनिच्छा से जवाबी कार्रवाई करने की। उस तरह से हम कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। वह अपनी सीट से उठी और बैठक कक्ष की एक दीवार को कवर करने वाले बड़े ऑपरेशनल मैप की ओर चली गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक लाल मार्कर उठाया और नक्शे पर साहसपूर्वक नई रेखाएं खींचना शुरू कर दिया। अब से हम अपनी ढाल छोड़ देंगे और एक भाला उठा लेंगे। नई ऑपरेशनल अवधारणा का नाम आक्रामक रक्षा है। जैसे ही दुश्मन की ओर से उकसावे का कोई संकेत मिलता है,
हम बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन के दिल पर हमला करेंगे, जिससे उनकी युद्ध छेड़ने की इच्छा और क्षमता दोनों एक साथ पंगु हो जाएगी। हम युद्ध के मैदान में पुरानी कहावत को साबित करेंगे कि सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण है। बैठक कक्ष में इकट्ठे कमांडर हैरान थे। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो मौजूदा सैन्य सिद्धांत को पूरी तरह से उलट देती थी। यह नवाचार से परे थी, यह एक क्रांति के करीब थी। कुछ ने इसकी दुस्साहस की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने इसकी लापरवाही पर अपनी जीभ से क्लिक किया। विक्रम एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उसके हर कदम को देख रहा था। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। आक्रामक रक्षा सिद्धांत रूप में यह एकदम सही था, लेकिन इसे वास्तविकता में लागू करने के लिए सटीक बुद्धिमत्ता, तेज गतिशीलता और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीक क्षमताओं का एक संयोजन आवश्यक था जो मानव कल्पना से परे था। क्या XXI स्ट्राइक कॉर्प्स में ऐसी क्षमताएं थीं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उस युवा महिला कॉर्प्स कमांडर में यह सब नियंत्रित और कमान करने की क्षमता थी? अनन्या शर्मा ने नक्शे से अपनी निगाहें हटा लीं और धीरे धीरे बैठक कक्ष में बैठे कमांडरों के चेहरों को एक एक करके देखा। अंत में उसकी निगाहें विक्रम पर आकर रुक गईं। यह महत्वपूर्ण मिशन, नई आक्रामक रक्षा ऑपरेशनल योजना के निर्माण और कार्यान्वयन की तैयारी, कॉर्प्स के दूसरे इन कमांड चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर विक्रम सिंह द्वारा देखरेख की जाएगी। सभी की निगाहें तुरंत विक्रम की ओर मुड़ गईं। यह केवल एक कार्य सौंपना नहीं था, यह एक स्पष्ट परीक्षा थी जिसने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाले अधीनस्थ को सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य सौंपकर उसकी क्षमताओं और वफादारी का परीक्षण करने का इरादा किया था। साथ ही यह एक अत्यधिक राजनीतिक कदम था जो सभी के सामने यह स्थापित करने के लिए था कि कॉर्प्स में वास्तविक शक्ति अब किसके पास है। विक्रम धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके सीने में अपमान, क्रोध, घबराहट और उन सभी से परे चुनौती की एक अपरिभाषित भावना लावा की तरह उबल रही थी। उसने मंच पर अनन्या शर्मा को सीधे देखा और अपनी सारी भावनाओं को दबाते हुए एक गहरी, शक्तिशाली आवाज में जवाब दिया। आदेश प्राप्त हुआ। उसका जवाब सुनकर अनन्या के होठों पर एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य मुस्कान तैर गई जिसे किसी ने नहीं देखा। वह पहले से ही जानती थी, विक्रम सिर्फ एक पुराना रूढ़िवादी या मर्दाना आदमी नहीं था, वह असाधारण परिचालन क्षमताओं वाला एक सैनिक था और साथ ही मजबूत गर्व और सम्मान की इच्छा वाला एक व्यक्ति था। उसके गौरव को सीधे चुनौती देकर वह उसके भीतर की सभी सोई हुई क्षमता को उसकी सीमा तक धकेलने का इरादा रखती थी। दोनों के बीच अदृश्य, तनावपूर्ण शक्ति संघर्ष के बीच XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के भाग्य के लिए एक विशाल जुए का पर्दा उठ रहा था। उस दिन के बाद से विक्रम का कार्यालय एक फील्ड कमांड पोस्ट से कम नहीं था। उसने कई दिनों तक दिन रात नई ऑपरेशनल योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अक्सर एक खाट पर सोता था और अपने भोजन के लिए युद्ध राशन खाता था। उसकी मेज और बैठक कक्ष की दीवारें सभी प्रकार के ऑपरेशनल नक्शों, डेटा और विश्लेषण रिपोर्टों से पूरी तरह से ढकी हुई थीं। आक्रामक रक्षा अनन्या द्वारा फेंका गया यह अपरिचित विचार एक शक्तिशाली वायरस की तरह उसके दिमाग में घुस गया था, जिसने उसके सैन्य ज्ञान और अनुभव की प्रणाली को हिला दिया था जिसे उसने जीवन भर बनाया था। पहले उसने इसे असंभव, वास्तविकता से अनभिज्ञ एक डेस्क सिद्धांत के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे उसने और अधिक शोध किया और विभिन्न सिमुलेशन चलाए, उसे विश्वास हो गया कि यह केवल एक सपने देखने वाले का व्यर्थ सपना नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य था जिसे पूरी तरह से तैयारी और कल्पना से परे प्रशिक्षण के साथ प्राप्त किया जा सकता था। उसने कॉर्प्स के अधीन इकाइयों की सभी ताकतों और उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह उन्हें पहली बार देख रहा हो। बख्तरबंद इकाइयों में प्रत्येक टैंक की परिचालन स्थिति से लेकर तोपखाने इकाइयों की सीमा और गोला बारूद के भंडार, आपूर्ति इकाइयों की परिवहन क्षमताओं और मार्गों, और यहां तक कि व्यक्तिगत सैनिकों के युद्ध क्षमता डेटा तक, उसने सब कुछ एक माइक्रोस्कोप के नीचे की तरह बारीकी से फिर से जांचा। इस प्रक्रिया ने उसे अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी। दशकों से उसके लिए दूसरी प्रकृति बन चुके मौजूदा ढांचे को तोड़ना और पूरी तरह से नई योजना बनाना कल्पना से कहीं अधिक कठिन था।
विशेष रूप से विक्रम जैसे रूढ़िवादी सैनिक के लिए जो अनुभव और जड़ता को सबसे ऊपर महत्व देता था। यह अपने अतीत को नकारने और एक नया स्वयं बनाने जैसा एक कठिन काम था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अनन्या शर्मा नामक एक युवा महिला कमांडर द्वारा एक अक्षम पुराने के रूप में लेबल किए जाने की इच्छा न करने की एक जिद्दी जिद और गर्व, और एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में अज्ञात क्षेत्र की खोज करने की एक शुद्ध बौद्धिक जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। उसके इस बदलाव को सबसे पहले और सबसे असहज रूप से महसूस करने वाला उसका पुराना सहयोगी और कॉर्प्स के पुराने गार्ड गुट का दूसरा स्तंभ लॉजिस्टिक्स के कर्नल अजय मेहरा था। अजय मेहरा विक्रम के कार्यालय में ऐसे आता जाता था जैसे वह उसका अपना हो और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करता था। विक्रम, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या उस अनुभवहीन युवा कॉर्प्स कमांडर के एक शब्द पर इस हद तक नाचना जरूरी है? आक्रामक रक्षा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह हमारी कॉर्प्स की वास्तविकताओं के अनुकूल है? वह औरत युद्ध को एक कंप्यूटर गेम समझती है। वास्तविकता एक बटन दबाने और खत्म होने जैसी नहीं है। विक्रम ने एक पल के लिए दस्तावेजों के ढेर से अपनी नजरें हटाईं और थकी हुई आंखों से अजय मेहरा को देखा। अजय, हम सैनिक हैं। चाहे हमें यह पसंद हो या न हो, आदेशों का पालन करना हमारी नियति है, और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यह कॉर्प्स कमांडर का आदेश है। मैंने रातों की नींद हराम करके इसकी समीक्षा की है, और यह कोई खाली बात नहीं है। पूरी तरह से तैयारी के साथ यह एक अभिनव ऑपरेशन है जिसके सफल होने की अच्छी संभावना है। अजय मेहरा अविश्वास में हंसा। संभावना? तुम सच में पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? उसने हम सभी के सामने तुम्हें इतना भयानक अपमान दिया, और अब तुमने उसका वफादार कुत्ता बनने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा सारा गर्व कहां गया? अजय मेहरा के खुले ताने पर विक्रम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। अपनी जुबान पर लगाम दो अजय, यह कोई व्यक्तिगत भावना का मामला नहीं है। यह एक गंभीर मामला है जिसमें हजारों सैनिकों और अंततः भारत की सुरक्षा का सवाल है। दोनों के बीच एक ठंडी तेज धारा बह रही थी जो पहले कभी नहीं थी। अजय मेहरा ने महसूस किया कि विक्रम को मनाना अब असंभव है। वह अपनी सीट से उठा और सीधे ऑप्स के कर्नल प्रशांत नायर को खोजने गया। दोनों विक्रम के अप्रत्याशित परिवर्तन से गंभीर रूप से चिंतित अनन्या शर्मा के सुधारों को रोकने के लिए एक विशिष्ट साजिश रचने लगे। उनकी योजना चालाक और घातक थी। वे अनन्या शर्मा द्वारा अपने नेतृत्व को साबित करने के लिए महत्वाकांक्षी रूप से तैयार किए जा रहे बड़े पैमाने पर कॉर्प्स स्तरीय अभ्यास को जानबूझकर विफल करने का इरादा रखते थे, जिससे उसके नेतृत्व को एक अपूरणीय क्षति पहुंचे और उसे कॉर्प्स के भीतर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। और उस योजना का मूल आपूर्ति थी विशेष रूप से ईंधन, जो एक यंत्रीकृत कॉर्प्स की जीवन रेखा थी। वे विभिन्न दुर्घटनाओं का नाटक करके अभ्यास के सबसे महत्वपूर्ण चरण में ईंधन की आपूर्ति को जानबूझकर बाधित करने की योजना बना रहे थे, जिससे पूरी कॉर्प्स रुक जाए। लॉजिस्टिक्स के कर्नल के रूप में अजय मेहरा और ऑप्स के कर्नल के रूप में प्रशांत नायर किसी से भी बेहतर जानते थे कि युद्ध का परिणाम न केवल गोलाबारी और रणनीति पर बल्कि आपूर्ति पर भी निर्भर करता है। इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ कि उनकी काली साजिश गुप्त रूप से चल रही थी। विक्रम केवल नई ऑपरेशनल योजना को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा था। कई दिनों के संघर्ष के बाद उसने अंततः ऑपरेशन स्टील स्टॉर्म नामक नई ऑपरेशनल योजना का एक मसौदा पूरा किया और इसे अनन्या शर्मा को रिपोर्ट किया। अनन्या शर्मा ने उसकी रिपोर्ट की सावधानी पूर्वक समीक्षा की, एक भी पृष्ठ को हल्के में नहीं लिया। उसके तीखे सवाल आते रहे और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी योजना की व्याख्या और बचाव किया। जब रिपोर्टिंग समाप्त हुई तो अनन्या के चेहरे पर पहली बार संतुष्टि का भाव आया। बहुत बढ़िया ब्रिगेडियर, यह मेरी अपेक्षा से बेहतर है। अब समय आ गया है कि यह साबित किया जाए कि तुम्हारी यह योजना सिर्फ कागज पर एक तस्वीर नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में एक वास्तविकता है। हम जल्द ही इस स्टील स्टॉर्म योजना को सत्यापित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास का समग्र निर्देशन योजना बनाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर विक्रम सिंह द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर उसके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी गई, लेकिन इस बार जो भावनाएं उसने महसूस की
वे अपमान या बोझ की नहीं थीं। इसके बजाय उसके सीने में कुछ गर्मजोशी महसूस हो रही थी। एक सैनिक के रूप में एक शुद्ध और तीव्र इच्छा अपने खून, पसीने और आंसू से बनाई गई एक नई ऑपरेशनल योजना की कमान संभालने और इसे हर कीमत पर सफल बनाने की। उसने अनन्या शर्मा को एक सलामी दी जो उसके सैन्य जीवन में सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित थी। मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। XXI स्ट्राइक कॉर्प्स नामक विशाल स्टील मशीन अब एक नई परीक्षा का सामना कर रही थी। क्या अनन्या शर्मा का अभिनव नेतृत्व और विक्रम एक में साबती है कि सावधानी पूर्वक परिचालन क्षमता कॉर्प्स को जीत की ओर ले जाएगी, या यह भीतर के अदृश्य दुश्मन द्वारा पटरी से उतर जाएगी जो एक कैंसर की तरह फैल रहा था। एक विशाल तूफान जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था, धीरे धीरे अपना रूप प्रकट कर रहा था। ऑपरेशन स्टील स्टॉर्म अभ्यास का पर्दा उठ गया। भोर से पहले अंधेरे में अभ्यास की शुरुआत का संकेत देने वाले एक फ्लेयर ने रात के आकाश को लाल रंग में रंग दिया और सोई हुई XXI स्ट्राइक कॉर्प्स एक विशाल स्टील के जानवर की तरह जाग उठी। अभ्यास एक नकली दुश्मन सेना, एक पेशेवर विरोधी बल द्वारा कॉर्प्स की रक्षात्मक रेखाओं को आश्चर्यजनक रूप से भेदने के सबसे खराब परिदृश्य के साथ शुरू हुआ। अभ्यास के समग्र कमांडर के रूप में विक्रम ने मुख्यालय के कमांड और कंट्रोल रूम में विशाल युद्ध स्थिति बोर्ड से अपनी आंखें नहीं हटाईं। दर्जनों स्क्रीन पर प्रत्येक इकाई का स्थान, युद्ध की स्थिति और आपूर्ति की स्थिति जैसी सभी युद्ध क्षेत्र की जानकारी वास्तविक समय में प्रदर्शित की जा रही थी। उनके शांत और सटीक निर्देशों के तहत कॉर्प्स की मुख्य बख्तरबंद और तोपखाने इकाइयां एक एकल जीव की तरह त्रुटिहीन रूप से चलीं। टैंकों ने गर्जना की और तेजी से रक्षात्मक स्थिति स्थापित की और कनौ वज्र स्व चालित हॉवित्जर ने दर्जनों किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक तोपखाने की बौछार की। अभ्यास का प्रारंभिक चरण विक्रम की ऑपरेशनल योजना के अनुसार, जिसे उसने रातों की नींद हराम करके बनाया था, बिना किसी त्रुटि के सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। कमांड और कंट्रोल रूम में जीत के बारे में एक आशावादी माहौल फैलने लगा। विक्रम खुद इस बात से संतुष्ट और आश्वस्त महसूस कर रहा था कि उसकी योजना पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन युद्ध के देवता कभी भी आशावाद की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे ही अभ्यास अपने मध्य बिंदु से आगे बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया, पूरी तरह से अप्रत्याशित तिमाही से दरारें दिखाई देने लगीं। पहली बख्तरबंद ब्रिगेड, जिसे दुश्मन की मुख्य सेना को गहराई से लुभाने और घेरने के लिए ऑपरेशनल योजना में एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था, अचानक रुक गई। स्थिति बोर्ड पर रुकी हुई पहली बख्तरबंद ब्रिगेड के आइकन को देखकर विक्रम का दिल डूब गया। उसने तुरंत एक सुरक्षित संचार नेटवर्क पर पहली बख्तरबंद ब्रिगेड के कमांडर से सीधे संपर्क करने का प्रयास किया। ईगल 1, यह कमांड है। स्थिति रिपोर्ट करें। तुम क्यों रुक गए हो और अपनी वर्तमान स्थिति पर बने हुए हो? तुरंत जवाब दो। रिसीवर से आने वाली ब्रिगेड कमांडर की आवाज घबराहट और तात्कालिकता से कांप रही थी। कमांड, यह ईगल 1 है। चीफ ऑफ स्टाफ, मुझे खेद है, मुझे रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। ब्रिगेड के अधिकांश टैंक और बख्तरबंद वाहनों का ईंधन खत्म हो गया है। हमने अपने आरक्षित ईंधन टैंक भी समाप्त कर दिए हैं। इस स्थिति में हम एक और कदम आगे नहीं बढ़ सकते। विक्रम का दिमाग खाली हो गया। एक ऐसा सदमा जिसने उसे अभिभूत कर दिया। ईंधन की कमी, यह कुछ ऐसा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। एक बेतुकी स्थिति। अभ्यास शुरू करने से पहले उसने व्यक्तिगत रूप से ईंधन और गोला बारूद जैसे महत्वपूर्ण आपूर्ति के भंडार की कई बार जांच की थी। सभी इकाइयों के पास पूरे अभ्यास अवधि के लिए पर्याप्त ईंधन था और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए एक अलग आपातकालीन आरक्षित ईंधन भी संग्रहित किया गया था। यह एक साधारण गणना त्रुटि या गलती नहीं थी। उसने सहज रूप से एक विशाल साजिश की गंध महसूस की। उसने तुरंत लॉजिस्टिक्स के कर्नल अजय मेहरा से एक आपातकालीन चैनल पर संपर्क किया। अजय, यह क्या हो रहा है? पहली बख्तरबंद ब्रिगेड ईंधन की कमी के कारण फंस गई है। तुरंत आरक्षित आपातकालीन ईंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में आपूर्ति करें। हर मिनट और हर सेकंड मायने रखता है। रिसीवर के दूसरी तरफ अजय की आवाज अजीब तरह से शांत और शांत थी, जैसे कि वह पहले से ही इस स्थिति के बारे में जानता हो। चीफ ऑफ स्टाफ,
हम एक बड़ी समस्या में हैं। मुझे बहुत खेद है। मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है कि आपातकालीन ईंधन ले जा रहे आपूर्ति इकाई के कई टैंकर एक पहाड़ी सड़क पर एक श्रृंखला टक्कर में शामिल हो गए हैं। सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध है, इसलिए अभी आपूर्ति लगभग असंभव है। दुर्घटना स्थल को साफ करने और एक वैकल्पिक मार्ग खोजने में काफी समय लगेगा। उस पल विक्रम ने महसूस किया कि सभी पहेली के टुकड़े एक साथ आ गए हैं। यह कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, यह एक जानबूझकर की गई तोड़फोड़ थी, जिसे अभ्यास को बाधित करने के लिए पहले से ही सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। एक देशद्रोही कृत्य। अजय मेहरा और प्रशांत नायर उसे अपनी तरफ करने में विफल रहने के बाद उसे और लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या शर्मा को एक साथ नीचे लाने के लिए इस तरह के एक घिनौने और भयानक भूखंड का सहारा लिया था। उसके पूरे शरीर में खून उलटा बहने जैसा महसूस हुआ, एक ऐसा गुस्सा जो उसे भीतर से खा रहा था। लेकिन अब गुस्से में कांपने का समय नहीं था। पहली बख्तरबंद ब्रिगेड दुश्मन के इलाके में गहराई से फंसी हुई थी, बिना ईंधन के पूरी तरह से अलग थलग। इस दर पर वे दुश्मन के केंद्रित हमले के खिलाफ रक्षाहीन होंगे और निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि यह एक अभ्यास था, यह एक वास्तविक लड़ाई की तरह था, जिसमें कॉर्प्स के गौरव और सम्मान का सवाल था। कमांड और कंट्रोल रूम का आशावादी माहौल जल्दी से गायब हो गया और इसकी जगह एक ठंडी निराशा ने ले ली। अन्य स्टाफ अधिकारी और कमांडर यह नहीं जानते कि क्या करें, बस विक्रम के होठों को देख रहे थे। अभ्यास की विफलता अब एक पूर्व निष्कर्ष की तरह लग रही थी। ठीक उसी समय कमांड और कंट्रोल रूम का कसकर बंद दरवाजा चुपचाप खुला और लेफ्टिनेंट जनरल अनन्या शर्मा अंदर चली गई। वह युद्ध की पोशाक और पूरे गियर में थी। बिना किसी घबराहट या बेचैनी के उसने एक बर्फीली, ठंडी और शांत आवाज में कहा, चीफ ऑफ स्टाफ, मुझे बिना किसी चूक के वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दें। विक्रम ने शर्म और शर्मिंदगी की गहरी भावना के साथ, लेकिन एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हुए, वर्तमान निराशाजनक स्थिति की सटीक रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट सुनते समय अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जब रिपोर्ट समाप्त हुई तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि गहराई से कुछ सोच रही हो। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और एक ऐसा आदेश दिया जिसने कमांड और कंट्रोल रूम में सभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं करने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली बख्तरबंद ब्रिगेड तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति पर एक गोलाकार रक्षात्मक स्थिति स्थापित करेगी और दुश्मन को यथासंभव लुभाने और रोकने के लिए अपने शेष गोला बारूद का उपयोग करेगी। और तीसरी बख्तरबंद ब्रिगेड इस समय से अपने नियोजित परिचालन मार्ग से विचलित हो जाएगी और तुरंत अधिकतम गति से एक चक्करदार युद्धाभ्यास करेगी ताकि दुश्मन के किनारे पर हमला किया जा सके। ऑप्स के कर्नल प्रशांत नायर सदमे में आगे बढ़े। कॉर्प्स कमांडर, बिल्कुल नहीं, तीसरी बख्तरबंद ब्रिगेड का भी जल्द ही ईंधन खत्म हो जाएगा। अब एक चक्करदार युद्धाभ्यास करना सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने जैसा एक आत्मघाती कार्य है। अनन्या शर्मा ने प्रशांत नायर को एक सांप की तरह ठंडी आंखों से घूरा। क्या तुमने सोचा था कि मुझे तुम्हारी गंदी, घिनौनी योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा? मुझे घंटों पहले से पता था कि कर्नल अजय मेहरा ने दुर्घटना के बहाने जो ईंधन छिपाया था, वह कहां छिपा है। और तीसरी बख्तरबंद ब्रिगेड के पास एक आपातकालीन आरक्षित ईंधन है जिसे मैंने तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू से ही अलग से सुरक्षित रखा था। अब तुरंत उस ईंधन का उपयोग करो और मेरे आदेशों का पालन करो। यह कॉर्प्स कमांडर का आदेश है। उसका हर शब्द वज्रपात जैसा था। प्रशांत नायर और अजय मेहरा के चेहरे मौके पर ही कागज की तरह सफेद हो गए, खून से खाली हो गए। सब कुछ उसके हाथ में था। वह शुरू से ही उनकी पूरी साजिश के बारे में जानती थी। नहीं, एक कदम और आगे, वह उनकी योजना का उपयोग एक बड़ा जाल बिछाने के लिए कर रही थी। फंसी हुई पहली बख्तरबंद ब्रिगेड हार का प्रतीक नहीं थी, बल्कि दुश्मन को लुभाने के लिए सबसे शक्तिशाली चारा थी। और असली तुरुक का इक्का आपातकालीन ईंधन था जिसे किसी ने नहीं जाना था। और तीसरी बख्तरबंद ब्रिगेड का बिजली की तरह तेज चक्करदार युद्धाभ्यास। अनन्या शर्मा के बर्फीले आदेशों के तहत तीसरी बख्तरबंद ब्रिगेड ने गुप्त रूप से आपूर्ति किए गए आपातकालीन ईंधन को भरा और तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच दुश्मन
यह गलत अनुमान लगाते हुए कि पहली बख्तरबंद ब्रिगेड जल्द ही नष्ट हो जाएगी, जीत के प्रति आश्वस्त था और उसने अपनी सारी सेना को एक ही स्थान पर केंद्रित कर दिया था। एक भयंकर हमला कर रहा था। ठीक उसी समय दुश्मन के पूरी तरह से अप्रत्याशित किनारे से सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन धूल के बादल उठाते हुए एक स्टील के तूफान की तरह आगे बढ़े। अचानक हुए आश्चर्यजनक हमले से दुश्मन की कमान संरचना तुरंत पंगु हो गई और युद्ध का रुख तुरंत और पूरी तरह से उलट गया। विक्रम स्क्रीन पर सामने आ रहे इस जबरदस्त और विस्मयकारी दृश्य को खुले मुंह से अवाक होकर देख रहा था। यह एक पाठ्य पुस्तक परिपूर्ण जीत थी, जो अनन्या शर्मा के साहसिक निर्णय और एक कदम आगे की सोचने की सावधानी पूर्वक योजना द्वारा बनाई गई थी। उसने एक रोमांच महसूस किया, जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। यही एक असली कमांडर जैसा दिखता था। पहली बार उसने अनन्या शर्मा नामक व्यक्ति के लिए दिल से निकली श्रद्धा महसूस की। अभ्यास XXI स्ट्राइक कॉर्प्स की भारी जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। जब स्टील स्टॉर्म अभ्यास XXI स्ट्राइक कॉर्प्स की भारी जीत के साथ समाप्त हुआ, तो मुख्यालय में एक तूफान से पहले की तरह भारी तनाव का माहौल था। अभ्यास की सफलता का जश्न मनाने का कोई माहौल नहीं था। इसके बजाय एक ठंडी, शुद्ध करने वाली हवा चल रही थी। अनन्या शर्मा ने अभ्यास की समीक्षा के बहाने कॉर्प्स के सभी प्रमुख कमांडरों और स्टाफ अधिकारियों को मुख्य सम्मेलन कक्ष में बुलाया। हालांकि यह सामान्य रूप से अभ्यास के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और समस्याओं पर चर्चा करने का स्थान होता, उस दिन की समीक्षा एक वास्तविक सैन्य न्यायाधिकरण से कम नहीं थी। मुख्य सम्मेलन कक्ष की सभी खिड़कियां ढकी हुई थीं और भारी, स्थिर हवा दम घुटने वाली थी। अनन्या शर्मा ने एक ठंडे भाव के साथ बैठक की अध्यक्षता की। अभ्यास प्रक्रिया पर एक औपचारिक ब्रीफिंग के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गई, जैसे कि वह इंतजार कर रही हो। इस अभ्यास के माध्यम से हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन साथ ही हमने इस दर्दनाक तथ्य की भी पुष्टि की कि हमारी कॉर्प्स के भीतर ऐसे कैंसर युक्त तत्व हैं जो अपने देश से पहले अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। उसकी ठंडी आवाज सम्मेलन कक्ष में गूंज उठी और प्रशांत नायर और अजय मेहरा के चेहरे स्पष्ट रूप से सख्त हो गए। अनन्या शर्मा ने एक न्यायाधीश की तरह मौत की सजा सुनाते हुए दोनों को बारी बारी से देखा और जारी रखा। लॉजिस्टिक्स के कर्नल अजय मेहरा और ऑप्स के कर्नल प्रशांत नायर दोनों आगे आए। दोनों अनिच्छा से अपनी सीटों से उठे और मंच के सामने चले गए। उन्होंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन वे अपने हाथों की हल्की कंपकंपी को नहीं छिपा सके। अनन्या शर्मा ने उन्हें एक पल के लिए घूरा, फिर अपने बगल में खड़े सहयोगी को इशारा किया। सहयोगी ने मुख्य सम्मेलन कक्ष की बड़ी स्क्रीन पर पहले से तैयार की गई फाइलें चलाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देने वाली चीज एक चौंकाने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कर्नल अजय मेहरा ने फ्यूल सप्लाई यूनिट के कमांडर को फोन करके जानबूझकर दुर्घटना का कारण बनने का निर्देश दिया था। स्पष्ट सबूतों के सामने अजय मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद एक निगरानी कैमरे का वीडियो चलाया गया, जिसमें कर्नल प्रशांत नायर को दुश्मन कमांडर से गुप्त रूप से संपर्क करते हुए और अभ्यास योजना के कुछ हिस्सों को लीक करते हुए दिखाया गया था। उसने जानबूझकर अपनी सेना की कमजोरियों को उजागर करके अभ्यास को विफल करने का इरादा किया था। यह साधारण तोड़फोड़ से परे था। यह एक स्पष्ट देशद्रोही कृत्य था। अनन्या शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत यही नहीं रुके। दोनों के बीच आदान प्रदान किए गए टेक्स्ट मैसेज, गुप्त बैंक खातों में धन के प्रवाह का विवरण और उनकी साजिश में शामिल अधीनस्थों के कबूलनामे, उनके अपराध को साबित करने वाले सबूत स्क्रीन पर लगातार दिखाई देते रहे। सम्मेलन कक्ष में इकट्ठे सभी कमांडर सदमे और गुस्से में थे। वे अपने सहयोगियों के घृणित कार्यों से अवाक थे, जिन्होंने सेना के सम्मान को कलंकित किया था, जिसे वे अपने जीवन की तरह मानते थे। जब सभी सबूत प्रस्तुत कर दिए गए, तो अनन्या शर्मा अपनी सीट से उठी और दोनों के पास चली गई। उसकी आंखों में गुस्से से परे ठंडी अवमानना भरी हुई थी। ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक भीतरी दुश्मन है। अपने क्षुद्र स्वार्थों और विकृत पूर्वाग्रहों के कारण उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। वे अक्षम्य देशद्रोही हैं। कॉर्प्स कमांडर के रूप में मैं इस मंच पर घोषणा करती हूं कि मैं सैन्य कानून के अनुसार
उन्हें पूरी हद तक दंडित करूंगी। इसके अलावा जो भी उनकी साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था या इसके बारे में जानता था और चुप रहा, उसे भी एक एक करके खोजा जाएगा और उचित परिणाम भुगतने होंगे। उसकी दृढ़ घोषणा के बाद सम्मेलन कक्ष में किसी ने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने इस घटना का उपयोग कॉर्प्स के भीतर गहराई से निहित पुरानी प्रथाओं और भ्रष्टाचार के चक्र को एक ही झटके में काटने के लिए किया। साथ ही उसने पूरी कॉर्प्स में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया कि वह किसी को भी अपने अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगी। यह घटना XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए एक पुनर्जन्म का अवसर बन गई। अक्षम और भ्रष्ट कमांडरों को उनकी वर्दी से वंचित कर दिया गया और उनकी जगह युवा सक्षम अधिकारियों ने ले ली, जिनकी क्षमता और वफादारी को मान्यता दी गई थी। कॉर्प्स अंततः अनन्या शर्मा के नेतृत्व में एक मजबूत एकीकृत कमान संरचना के साथ भारत की सबसे मजबूत लड़ाकू इकाई के रूप में उभरी। विक्रम ने भी इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप देखा और बहुत कुछ सीखा। उसने जो सच्चा नेतृत्व दिखाया उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। दुश्मनों के प्रति निर्दयी लेकिन अपने सैनिकों के लिए अंत तक जिम्मेदार। उसने अब उसे लिंग के लेंस से नहीं देखा। उसने अपने अतीत पर ईमानदारी से पश्चाताप किया और उसका सबसे भरोसेमंद स्टाफ अधिकारी और दृढ़ समर्थक बनने का संकल्प लिया। दोनों के बीच अविश्वास और संघर्ष की दीवार पूरी तरह से ढा गई और इसकी जगह एक सैनिक के रूप में एक दूसरे के प्रति गहरे विश्वास और सम्मान ने ले ली। लेकिन अभी भी उन्हें एक साथ एक बड़ी और अधिक कठिन बाधा को पार करना था। अगर अब तक की लड़ाई कॉर्प्स के भीतर के दुश्मन के खिलाफ थी, तो अब एक वास्तविक दुश्मन के खिलाफ एक अपरिहार्य युद्ध जो पूरे भारतीय प्रायद्वीप के भाग्य का फैसला करेगा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही प्रशिक्षण के मैदान में तोपों की आवाज शांत हुई, वास्तविक युद्ध की तोपों की आवाज सुनाई देने लगी। वह सुबह विशेष रूप से शांत थी, लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की अशुभ शांति थी। अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा इम्बल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक पाकिस्तानी गश्ती नाव ने जानबूझकर भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया। भारतीय नौसेना के एक तेज गश्ती पोत द्वारा तुरंत भेजे गए चेतावनी शॉट्स के बावजूद पाकिस्तानी नाव ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों के बीच एक संक्षिप्त लेकिन भयंकर गोलीबारी हुई। अंत में क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी नाव उत्तर की ओर पीछे हट गई और स्थिति अस्थायी रूप से शांत हो गई। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सहित सैन्य नेतृत्व ने इस घटना को पाकिस्तान के पारंपरिक निम्न तीव्रता वाले शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्गीकृत किया, यानी शासन को मजबूत करने और दक्षिण के साथ बातचीत में लाभ प्राप्त करने के लिए एक गणना की गई उत्तेजना। इसीलिए प्रतिक्रिया भी वृद्धि को रोकने और स्थिति को स्थिर रूप से प्रबंधित करने पर केंद्रित थी। लेकिन XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के कमांड और कंट्रोल रूम में उपग्रह से प्रसारित स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी कर रही अनन्या शर्मा के विचार बिल्कुल अलग थे। उसकी सहज वृत्ति और तेज विश्लेषणात्मक कौशल ने उसे चेतावनी दी कि इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी और अधिक खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। उसने निष्कर्ष आठी करना एक बहुत बरसारित पाता था निकाला कि यह नौसैनिक उत्तेजना एक अत्यधिक परिष्कृत धोखे की रणनीति थी, यानी अरब सागर पर हमारा ध्यान केंद्रित करके वास्तविक लक्ष्य की निगरानी को कमजोर करने के लिए एक चालाक मोड़। उसे एक अशुभ पूर्वाभास था कि दुश्मन का असली निशाना अरब सागर नहीं बल्कि मध्य क्षेत्र था, जो सीधे भारत के हृदय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR को लक्षित करता था। चीफ ऑफ स्टाफ इस समय से कॉर्प्स के सभी मानव युक्त और मानव रहित टोही संपत्तियों को मध्य क्षेत्र में नियंत्रण रेखा लोस पर केंद्रित करें। विशेष रूप से पिछले डेटा की तुलना में दुश्मन के लंबी दूरी के तोपखाने और स्कड और बाबर मिसाइल साइटों की गतिविधियों में किसी भी असामान्य संकेत के लिए 24 घंटे निगरानी बनाए रखें। विक्रम अनन्या के आकलन से पूरी तरह सहमत था। उसने तुरंत कॉर्प्स कमांडर के निर्देशों को कॉर्प्स की खुफिया इकाई को भेज दिया और खुफिया विश्लेषकों ने उपग्रह इमेजरी, इंटरसेप्ट की गई संचार और मानव खुफिया हुमिंत से एकत्र की गई सभी जानकारी का विश्लेषण करते हुए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। और कुछ घंटों बाद दो अंततः निर्णायक सुराग सामने आने लगे।
जो साबित करते थे कि अनन्या की चिंताएं वास्तविक थीं। पाकिस्तानी सेना की फॉरवर्ड कॉर्प्स के भीतर आंतरिक संचार यातायात असामान्य रूप से बढ़ गया था और कुछ लंबी दूरी की तोपखाने इकाइयां रात के अंधेरे में अपनी मौजूदा सुरंग साइटों से नए फील्ड पोजीशन में स्थानांतरित होती हुई उपग्रहों पर स्पष्ट रूप से देखी गईं। विशेष रूप से एनसीआर की सीमा के भीतर नई 300 मिमी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों नस्र को संचालित करने वाली इकाइयों की गतिविधियां अत्यधिक असामान्य और धमकी देने वाली थीं। अनन्या ने सभी बिखरी हुई खुफिया जानकारी को एक साथ जोड़ा और अंततः दुश्मन के भयानक परिदृश्य को उजागर किया। पाकिस्तान अरब सागर में एक नौसैनिक उत्तेजना के साथ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के बाद एक ऐसे समय में मध्य क्षेत्र से हजारों रॉकेट और मिसाइलों के साथ एक बड़े पैमाने पर आश्चर्यजनक तोपखाने हमले की योजना बना रहा था, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उनका प्राथमिक लक्ष्य सैन्य प्रतिष्ठान नहीं थे, यह एनसीआर के प्रमुख शहर थे जहां बड़ी संख्या में नागरिक रहते थे। उनका अमानवीय और क्रूर इरादा बड़े पैमाने पर हताहतों के माध्यम से पूरे भारतीय समाज को अत्यधिक अराजकता और भय में डुबोना और इस तरह एक ही झटके में अपने वांछित राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना था। उसने तुरंत अपनी विश्लेषण के परिणामों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को तत्काल रिपोर्ट दी और दुश्मन के हमला करने से पहले दुश्मन के प्रमुख उकसावे के मूल बिंदुओं पर हमला करने की आवश्यकता पर जोर दिया, यानी एक पूर्व एम्प्टिव हड़ताल। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक ठंडी और गुनगुनी थी। जनरल शर्मा, क्या आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ रही हैं? आपका विश्लेषण केवल एक संभावना है। दुश्मन ने अभी तक हमला नहीं किया है और हमारे लिए पहले हमला करना अकल्पनीय है। हम आसानी से पहले युद्ध शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना कर सकते हैं। अभी के लिए आइए हम एक उच्च सतर्कता बनाए रखें और स्थिति की अधिक सावधानी से निगरानी करें। रिसीवर के दूसरी तरफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की आवाज में स्थिति की गंभीरता के बारे में जागरूकता के बजाय जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से चिह्नित एक नौकरशाही उदासीनता थी। आसन्न खतरे के स्पष्ट संकेतों के बावजूद वे निर्णय लेने में असमर्थ थे और हिचकिचा रहे थे। अनन्या ने गहरी निराशा महसूस की। यह स्पष्ट था कि यदि वे इस तरह से बहुमूल्य समय बर्बाद करते रहे तो वे वास्तव में एक अपरिवर्तनीय भयानक आपदा का सामना करेंगे। उसने अंततः अपना मन बना लिया। वह अब अक्षम चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के आदेशों का इंतजार नहीं कर सकती थी। XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के कमांडर के रूप में और एक सैनिक के रूप में जिसने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की शपथ ली थी, उसे अपनी अंतरात्मा और दृढ़ विश्वास के अनुसार कार्य करना था। भले ही उस फैसले का मतलब उसके सैन्य जीवन का अंत हो, एक अक्षम्य अवज्ञा का कार्य हो, वह सभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी। अनन्या ने विक्रम सहित कॉर्प्स के प्रमुख कमांडरों को अपने कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब से मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनो। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने हमारे पूर्व एम्प्टिव हड़ताल के प्रस्ताव को अंततः अस्वीकार कर दिया है, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर अपने अनगिनत नागरिकों को बेरहमी से बलिदान होते हुए नहीं देख सकती। अब हमें एक निर्णय लेना। हमारे आत से साथ बाकी आत से बाकी अंदान की आत से अंदान के साथ था होगा। उसने बड़े नक्शे की ओर इशारा किया और एक दृढ़ आवाज में कहा, जिसने उसके दृढ़ संकल्प को दिखाया। दुश्मन के नए रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल साइटें इन निर्देशांकों पर केंद्रित हैं। इस समय से हम अपने सभी उपलब्ध गोलाबारी संसाधनों को जुटाएंगे और उन साइटों को ट्रिगर खींचने से पहले नक्शे से मिटा देंगे। यह ऑपरेशन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मंजूरी के बिना कॉर्प्स के आत्मरक्षा के अधिकार के तहत गुप्त रूप से किया जाएगा। ऑपरेशन का नाम वही रहेगा जो हमने पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, स्टील स्टॉर्म। याद रखें, यह एक अभ्यास नहीं है, यह वास्तविक है। बैठक कक्ष में भारी सन्नाटा छा गया। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के आदेशों की सीधे अवहेलना करना और एक तरफा रूप से एक पूर्व एम्प्टिव हड़ताल शुरू करना एक स्पष्ट अवज्ञा का कार्य था, जिसे सैन्य कानून के तहत अधिकतम दंड दिया जा सकता था। यह एक बहुत ही जोखिम भरा जुआ था जो सफल
होने पर भी एक कमांडर का करियर 10 बार खत्म कर सकता था। जब सभी अपनी सांस रोके हुए अनन्या के होठों को देख रहे थे तो विक्रम अपनी सीट से उछल पड़ा और उसे एक जोरदार सलामी दी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कॉर्प्स कमांडर के आदेशों का पालन करूंगा। XXI स्ट्राइक कॉर्प्स अभी लड़ने के लिए तैयार है। उसके दृढ़ संकल्प ने अन्य कमांडरों को भी प्रेरित किया। वे एक एक करके अपनी सीटों से उठे और अंत तक अनन्या के साथ अपने भाग्य को साझा करने की शपथ ली। उनकी आंखों में अब कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी, केवल अपने देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक के रूप में एक गर्म, शुद्ध, दृढ़ संकल्प उनकी आंखों में आग की तरह जल रहा था। अनन्या अपने सैनिकों के चेहरों को देखकर बहुत प्रभावित हुई, जो उस पर विश्वास करते थे और उसका अनुसरण करते थे। वह अब अकेली नहीं थी, उसके पास भरोसेमंद साथी थे जो उसकी दृढ़ विश्वास को समझते थे और स्वेच्छा से उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। बहुत अच्छा, ऑपरेशन स्टील स्टॉर्म तुरंत शुरू करें। भारत का भाग्य अब हमारी XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के हाथों में है। उसके अंतिम आदेश के साथ XXI स्ट्राइक कॉर्प्स एक विशाल स्टील के अजगर की तरह जाग उठी। कॉर्प्स के कनौ वज्र चालित हौवित्जर ने एक साथ आकाश की ओर अपनी तोपें खोलीं और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलें धीरे धीरे अपने भूमिगत साइलों से अपनी पूरी महिमा में उभरी। अंधेरे रात के आकाश में उड़ने वाले गोले और मिसाइलों के प्रक्षेपक्र आशा की लपटों की तरह लग रहे थे, जो संकट में एक राष्ट्र के भाग्य को रोशन कर रहे थे। किसी के जाने बिना गहरी रात में एक महिला जनरल के महान निर्णय ने भारत के इतिहास को फिर से लिखा। स्टील स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू होने की रिपोर्ट के तुरंत बाद नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कमांड और कंट्रोल रूम पूरी तरह से अराजकता में था। अनन्या की स्पष्ट अवज्ञा की खबर सुनकर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष सदमे और गुस्से में थे। उन्होंने अपना आपा खो दिया और उग्र हो गए। उसने तुरंत अनन्या को उसके पद से हटाने और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, रक्षा मंत्री को रिपोर्ट किया और XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के सभी आक्रामक कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश जारी किया। रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी अभूतपूर्व स्थिति से हैरान थे। सेना के नियंत्रण से बाहर और एक आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन तीर को कमान से वापस नहीं लिया जा सकता था। अनन्या ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बाद के सभी आदेशों को अस्वीकार कर दिया और नियोजित स्ट्राइक ऑपरेशन को अंत तक आगे बढ़ाया। जैसे ही यह खबर कुछ मीडिया आउटलेट्स तक लीक हुई, पूरा भारत अत्यधिक अराजकता के भंवर में डूब गया। सभी प्रकार की असत्यापित अटकलें और अफवाहें फैल गईं और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अनन्या को एक खतरनाक युद्ध भड़काने वाली के रूप में चित्रित किया, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अंधी होकर युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रही थी। लोग चिंता और भय से कांप रहे थे और शेयर बाजार गिर गया। लेकिन ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान की स्थिति नाटकीय रूप से सभी की अपेक्षाओं से परे बदल गई। खुफिया रिपोर्टें आने लगीं कि XXI स्ट्राइक कॉर्प्स की पूर्व एम्प्टिव हड़ताल ने कल्पना से परे प्रभाव डाला था। सैन्य उपग्रहों से प्रसारित स्ट्राइक के बाद की इमेजरी का विश्लेषण चौंकाने वाला था। कॉर्प्स द्वारा दागे गए सैकड़ों गोले और मिसाइलों ने पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी नई रॉकेट लॉन्चर साइटों और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को बिना किसी त्रुटि के सटीक रूप से नष्ट कर दिया था। और भी आश्चर्यजनक तथ्य बाद में सामने आए। यह पुष्टि के लिए की गई कि हमने जिन मिसाइल साइटों को नष्ट कर दिया था वे नई बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थीं, जो एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एम्प वॉरहेड से लैस थीं, जो पूरे NCR को पंगु बना सकती थीं और लॉन्च से ठीक पहले की स्थिति में थीं। यह स्पष्ट हो गया कि यदि अनन्या का निर्णय कुछ मिनट भी देर से होता तो दिल्ली के ऊपर एक एम्प विस्फोट से देश के सभी कमांड और संचार नेटवर्क और पावर ग्रिड पूरी तरह से पंगु हो जाते और बाद में हजारों रॉकेट लॉन्चर हमलों ने दिल्ली को आग के गोले में बदल दिया होता। एक भयानक आपदा जो एक वास्तविकता बन जाती। जैसे ही पाकिस्तान की चालाक धोखे की रणनीति और एम्प का वास्तविक हमला लक्ष्य दुनिया के सामने आया, पूरी स्थिति 180 डिग्री बदल गई। अनन्या के खिलाफ निंदा और संदेह जल्दी से प्रशंसा और प्रशंसा में बदल गया। उसे एक अवज्ञाकारी जनरल से एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में फिर से मूल्यांकित किया जाने लगा, जिसने देश को एक आसन्न संकट से बचाया था।
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सरकार ने देर से ही सही स्वीकार किया कि उसका निर्णय सही था और सभी आलोचनाओं को वापस ले लिया और अभूतपूर्व स्थिति को हल करने के लिए उन्होंने उसे अस्थायी रूप से पूरी सेना पर सैन्य अभियान नियंत्रण सौंपने का एक कट्टरपंथी कदम उठाया। अनन्या स्थिति में अचानक बदलाव से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और शांति से बाद की स्थिति का निर्देशन किया। उसने दुश्मन द्वारा दूसरे और तीसरे अतिरिक्त उकसावे की तैयारी के लिए पूरी सेना की सतर्कता को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया, जबकि साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से पाकिस्तान पर कूटनीतिक और सैन्य रूप से जोरदार दबाव डाला। उसकी त्रुटिहीन संकट प्रबंधन क्षमताओं और दृढ़ प्रतिक्रिया के सामने पाकिस्तान की युद्ध छेड़ने की इच्छा पूरी तरह से टूट गई थी। अंत में कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने सभी उकसावे को रोक दिया और सफेद झंडा उठाकर बातचीत का प्रस्ताव रखा और भारतीय प्रायद्वीप पर मंडरा रहा युद्ध का संकट अंततः टल गया। जब सब कुछ सुलझ गया तो विक्रम ने कॉर्प्स कमांडर के कार्यालय में अनन्या से चुपचाप मुलाकात की। उसने उसे गहरी हार्दिक श्रद्धा के साथ सलामी दी। कॉर्प्स कमांडर, मैं वास्तव में आपका सम्मान करता हूं। आपके महान निर्णय के बिना हमारा भारत अब नक्शे पर मौजूद नहीं हो सकता है। आपने इस देश को बचाया है। अनन्या ने थके हुए चेहरे के साथ खिड़की से बाहर शांतिपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए शांति से कहा, मैंने यह अकेले नहीं किया। यह केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ और हमारी XXI स्ट्राइक कॉर्प्स के सैनिक थे जिन्होंने मेरे लापरवाह फैसले पर विश्वास किया और स्वेच्छा से मेरे साथ अपने जीवन और सम्मान को जोखिम में डाला। हम सभी ने मिलकर अपने देश भारत की रक्षा की। उसके शब्दों पर विक्रम ने अपने सीने में गहरी भावनाओं को महसूस किया। उसने अब उसे पक्षपातपूर्ण नजरों से नहीं देखा। वह इस युग की सबसे महान सैनिक और एक सच्ची नायिका थी जिसकी वह जीवन भर सेवा करना चाहता था। कुछ समय बाद सरकार ने इस संकट को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में उसके योगदान को मान्यता दी और अनन्या को जनरल के पद पर पदोन्नत किया और उसे भारत की सेना में नंबर 1 पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDs नियुक्त किया। यह सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व नियुक्ति थी, लेकिन किसी ने भी इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। वह इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य थी और विक्रम को भी उसके योगदान के लिए मान्यता दी गई। उसे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और उसने एक सैनिक के रूप में एक नया रास्ता अपनाया जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सबसे करीबी प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक के रूप में सेवारत था। पुराने गार्ड के घृणित प्रलोभनों और भारी दबाव के बावजूद अंत तक अपनी वफादारी बनाए रखने और उसके साथ खड़े रहने के उसके धर्मी विकल्प ने अंततः उसे एक सैनिक के रूप में और भी अधिक सम्मानजनक और गौरवशाली मार्ग पर पहुंचाया। XXI स्ट्राइक कॉर्प्स ने अनन्या शर्मा नामक एक महान कमांडर को विदाई दी, लेकिन उसने जो नवाचार, चुनौती और साहस की भावना छोड़ी वह पूरी कॉर्प्स में गहराई से निहित हो गई। मेजर जनरल विक्रम सिंह के नेतृत्व में नए कमांड स्टाफ के साथ कॉर्प्स ने भारत की सबसे मजबूत इकाई के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। एक महिला द्वारा अपनी क्षमताओं के माध्यम से लिंग पूर्वाग्रह और भेदभाव की मोटी दीवारों को तोड़ने और एक आसन्न संकट से देश को बचाने की गाथा पहली महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सैन्य इतिहास में एक महान किंवदंती के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। और इस तरह XXI स्ट्राइक कॉर्प्स एक नया इतिहास लिखते हुए भविष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रही थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना के शिखर पर अनन्या शर्मा का युग शुरू हो गया था, लेकिन उसका रास्ता अभी भी कांटों से भरा था। दशकों से एक विशाल डायनासोर की तरह बढ़ी हुई सैन्य संगठन की कठोर संस्कृति और उसके भीतर एक अभेद्य किला बनाने वाले निहित स्वार्थों का प्रतिरोध उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और हठी था। उसने सेना की पुरानी बीमारी, अक्षम संगठनात्मक संरचना में साहसपूर्वक सुधार किया, शीत युद्ध के अवशेष जैसे पुराने हथियार प्रणालियों को चौथी औद्योगिक क्रांति के युग के लिए उपयुक्त अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ आधुनिक बनाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैनिकों के मानवाधिकारों और कल्याण में मौलिक रूप से सुधार के लिए एक बड़े पैमाने पर सुधार योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके महत्वाकांक्षी सुधार बार बार एक अदृश्य विशाल दीवार से टकराकर विफल हो गए।
विशेष रूप से सेना के भीतर पारंपरिक रूप से प्रमुख भूमिका निभाने वाले पैदल सेना केंद्रित गुटों, नौसेना और वायुसेना, जो अपनी गहरी जड़ें जमा चुके असंतोष को पाले हुए थे, और रूढ़िवादी सेवानिवृत्त जनरलों जो स्थिरता को बदलाव से ऊपर पसंद करते थे, का संगठित विरोध तीव्र था। सतह पर उन्होंने अनन्या के सुधारों से सहमत होने और उनकी सराहना करने का नाटक किया, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने सुधारों में बाधा डालने के लिए सभी प्रकार के साधनों और तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने से जुड़े राजनेताओं और मीडिया का इस्तेमाल सुधारों की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और दुष्प्रभावों को बढ़ाने के लिए किया, और सुरक्षा मुद्दों को वैचारिक और राजनीतिक विवादों में बदलकर जानबूझकर सुधारों की गति को कमजोर कर दिया। अनन्या दुश्मनों से घिरे एक विशाल महल में अकेली लड़ रही एक अकेली योद्धा की तरह लग रही थी। ठीक उसी समय जो उसके डगमगाते पक्ष में चुपचाप लेकिन दृढ़ता से खड़ा था, वह मेजर जनरल विक्रम सिंह था। उसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भीतर एक प्रमुख पद, संचालन महानिदेशक का पद संभाला, और अनन्या के अमूर्त सुधार विचारों को युद्ध के मैदान में ठोस परिणाम देने के लिए व्यावहारिक समर्थन प्रदान करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। कभी कभी वह एक बुलडोजर की तरह मजबूत प्रेरणा शक्ति के साथ विरोधी रायों को खारिज कर देता था, और कभी कभी एक अनुभवी वार्ताकार के रूप में वह प्रत्येक सेवा के हितों को नाजुक रूप से समन्वयित और राज्य करता था। वह आदमी जो कभी अहंकार और पूर्वाग्रह से अंधा हो गया था, वह कहीं नहीं था। अनन्या शर्मा नामक दर्पण के माध्यम से उसने दर्दनाक रूप से महसूस किया था कि एक सैनिक का सच्चा मार्ग क्या है, और अब वह उसकी सबसे वफादार साथी और सुधारों में सबसे आगे थी। दोनों के अथक प्रयासों के बावजूद सुधार का मार्ग अभी भी लंबा और कठिन था। फिर एक दिन एक पूरी तरह से अप्रत्याशित तिमाही से एक नया संकट आया। विदेशी गहरे समुद्र में संसाधन विकास, जिसे भारत भविष्य के विकास इंजन के रूप में देख रहा था, पर पड़ोसी महाशक्तियों के साथ समुद्री क्षेत्रीय विवाद अनियंत्रित रूप से बढ़ गए। विरोधी देश अपनी भारी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमारे समुद्री अन्वेषण जहाजों को खुले तौर पर धमकी दे रहे थे, और विवादित क्षेत्र में अपने नवीनतम एजिस विध्वंसक और विमानवाहक पोत युद्ध समूहों को भेजकर एक आसन्न सैन्य तनाव पैदा कर रहे थे। सरकार इस विश्वास के साथ कि एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य संघर्ष से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए, ने कूटनीतिक समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सेना के हस्तक्षेप को यथासंभव सीमित कर दिया। लेकिन विरोधी देश का सैन्य दबाव दिन ब दिन बढ़ता गया, और स्थिति एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई जहां हम अपनी बहुमूल्य समुद्री संप्रभुता और भविष्य के राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह से खो सकते थे। अनन्या एक बार फिर एक भाग्यपूर्ण चौराहे पर खड़ी थी। क्या उसे विरोधी की धमकियों के आगे झुक जाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए, या क्या उसे बहुत बड़ा जोखिम उठाकर सैन्य प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए? उसने विक्रम सहित चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख कमांडरों को एक आपातकालीन देर रात की बैठक के लिए बुलाया। अधिकांश कमांडरों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि विरोधी देश की भारी नौसैनिक और वायुसेना के सामने एक लापरवाह सैन्य संघर्ष एक आत्मघाती कार्य होगा। लेकिन विक्रम का विचार अलग था। अध्यक्ष महोदया, अगर हम यहां 1 इंच भी पीछे हटने का कोई संकेत दिखाते हैं तो वे भविष्य में हमें और भी कमजोर समझेंगे और लगातार हमारे राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन करेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी असममित क्षमताओं के माध्यम से अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। हालांकि हमारे बेड़े का समग्र आकार छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे पास अन्य कार्ड हैं जो उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जिस असममित क्षमता की उसने बात की, उसका मूल भारत की नौसेना द्वारा दशकों से गुप्त रूप से विकसित की गई शीर्ष पनडुब्बी बल और वायुसेना की लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करके सटीक हमले करने की क्षमता थी। उसने विरोधी देश के विशाल विमानवाहक पोत युद्ध समूह के साथ सीधे टकराव के मूर्खतापूर्ण घर्षण युद्ध से बचने का प्रस्ताव दिया, और इसके बजाय गहरे समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का उपयोग करके एक आश्चर्यजनक टारपीडो हमले और दुश्मन के रडार नेटवर्क को भेदने वाली सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन के बेड़े के कमांड
और कंट्रोल सेंटर, विमान वाहक पोत और आक्सन एक परी में एजिस विध्वंसक को पहले बेअसर करने का एक साहसिक और अभिनव ऑपरेशन प्रस्तावित किया। यह एक असममित रणनीति का सार था जो एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचते हुए दुश्मन को सबसे घातक झटका दे सकता था। अनन्या ने विक्रम के प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने राष्ट्रपति भवन और सरकार को लगातार राज्य किया और अंततः हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक सीमित सैन्य अभियान के लिए अनुमोदन प्राप्त किया और उसने इस गुप्त ऑपरेशन की कमान अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक विक्रम को सौंपी। जनरल, यह ऑपरेशन केवल हमारे सम्मान की रक्षा करने से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है जिस पर भारत का भविष्य और गौरव टिका है। इसे किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदया के सम्मान और अपने देश के भाग्य की शपथ लेता हूं कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। विक्रम ने एक गंभीर संकल्प के साथ गुप्त ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। उसने नौसेना और वायुसेना के सबसे उत्कृष्ट अभिजात वर्ग के कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से चुना और गुप्त रूप से एक संयुक्त विशेष मिशन बल का गठन किया और कई महीनों तक दिन रात वास्तविक युद्ध के समान गहन प्रशिक्षण दोहराया और अंततः भारत के भाग्य का फैसला करने वाली निर्णायक लड़ाई का दिन आ रहा था। गहरे ठंडे दक्षिण चीन सागर की गहराइयों में, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंचती थी, केवल पूर्ण अंधकार मौजूद था। भारत की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज उस अभेद्य अंधकार में बिना कोई आवाज किए एक भूत की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य विरोधी देश का विशाल विमानवाहक पोत युद्ध समूह था जो विवादित जल क्षेत्र के केंद्र में शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। पनडुब्बी के तंग बंद कप्तान के केबिन में गुप्त ऑपरेशन के फील्ड कमांडर विक्रम एक तनावपूर्ण माहौल में एक बाज की तरह तेज आंखों से टिमटिमाते लाल सोनार स्क्रीन को देख रहे थे। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें थीं, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तर्कसंगत और ठंडी थीं। लक्ष्य विमान वाहक पोत 50 किलोमीटर के भीतर पहुंचे। टॉर्पीडो ट्यूब 1 से 4 लॉन्च के लिए तैयार। कप्तान के गहरे शक्तिशाली आदेश के साथ पनडुब्बी एक सुव्यवस्थित युद्ध की तैयारी में चली गई। उसी समय हजारों फीट ऊपर भारत की वायुसेना के नवीनतम स्टील्थ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन दुश्मन के भारी भरकम रडार नेटवर्क को भेद रहा था, जैसे कि उसका मजाक उड़ा रहा हो, और चुपके से विमान वाहक पोत युद्ध समूह की ओर बढ़ रहा था। उनके भारी पंखों के नीचे नई लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें थीं जो एक ही वार में एक विशाल विमान वाहक पोत को बेअसर करने में सक्षम विनाशकारी शक्ति से लैस थीं। विक्रम के अंतिम हमले के आदेश के साथ गहरे समुद्र और आकाश से एक साथ एक त्रि-आयामी हमला शुरू किया गया। INS करंज की टॉर्पीडो ट्यूबों से दागे गए कई भारी टॉर्पीडो ने सफेद झागदार निशान छोड़ते हुए ध्वनि की गति के करीब की गति से विमान वाहक पोत की ओर धावा बोला, और लगभग उसी समय स्टील्थ लड़ाकू विमानों से घातक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों ने आग की लपटों के साथ आकाश को चीर दिया। पूरी तरह से अप्रत्याशित दिशा से और एक साथ किए गए आश्चर्यजनक हमले ने, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत माना जाता था, विरोधी देश के विमान वाहक पोत युद्ध समूह को तुरंत अत्यधिक अराजकता में डाल दिया। उनका एजिस रक्षा प्रणाली, जिसे वे अभेद्य मानते थे, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित जैमिंग उपकरणों के सामने शक्तिहीन रूप से टूट गया, और आकाश और समुद्र से आने वाली मिसाइलों और टॉर्पीडो ने विमान वाहक पोत के जलरेखा और फ्लाइट डेक पर सटीक रूप से हमला किया। एक बड़े विस्फोट के साथ विमान वाहक पोत लाल लपटों में घिर गया और आकाश में उठता हुआ काला धुआं एक साम्राज्य के पतन का संकेत देने वाले संकेत की तरह लग रहा था। ऑपरेशन एक शानदार सफलता थी। विक्रम के नेतृत्व में संयुक्त विशेष मिशन बल बिना किसी हताहत या उपकरण के नुकसान के विरोधी देश की प्रमुख रणनीतिक संपत्ति विमान वाहक पोत युद्ध समूह को पूरी तरह से बेअसर करने में सफल रहा। इस खबर ने दुनिया भर में भारी सदमा और हलचल मचा दी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत की सैन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और असममित युद्ध क्षमताएं इतनी शक्तिशाली होंगी।
विरोधी देश को एक अपूरणीय स्तर पर भारी सैन्य और आर्थिक क्षति हुई और अंततः उसे विवादित जल क्षेत्र से अपने सभी बेड़े वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की समुद्री संप्रभुता की मजबूती से रक्षा की गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिष्ठा पहले की तुलना में अतुलनीय रूप से बढ़ गई। विक्रम लोगों के उत्साही जयकारों के बीच एक विजयी जनरल की तरह लौटा। वह इस ऑपरेशन की सफलता के साथ एक वास्तविक युद्ध नायक बन गया और उसे नियुक्त करने वाली अनन्या की सैन्य सुधारों को भी जनता का पूर्ण समर्थन मिला और उसने और भी मजबूत और अधिक निर्बाध गति प्राप्त की। जो दो लोग कभी एक कड़वे रिश्ते से शुरू हुए थे, वे अब देश के भाग्य की जिम्मेदारी साझा करने वाले और इसे एक साथ आगे बढ़ाने वाले सबसे अच्छे रणनीतिक साझेदार और साथी बन गए थे। लेकिन महान गौरव की छाया के पीछे एक और काला खतरा चुपचाप पनप रहा था। इस बार खतरा बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि भीतरी दुश्मन से आया था। अनन्या के निर्बाध सैन्य सुधारों की प्रक्रिया में भारी निहित स्वार्थ खो चुके कुछ भ्रष्ट गुट राजनीतिक परिदृश्य के काले घोड़ों के साथ मिलकर उसे खत्म करने के लिए एक विशाल और सावधानीपूर्वक साजिश रच रहे थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में तोप के गोलों से भी अधिक चालाक और घातक हथियार का इस्तेमाल किया। जनमत और राजनीति, अनन्या के सम्मान को कलंकित करने और उसे सामाजिक रूप से दफनाने के लिए अदृश्य दुश्मनों के घृणित हमले धीरे धीरे अपना जाल कस रहे थे। जो अभी अभी नायक बने दो लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम और अनन्या को अब एक नए तरह के युद्ध में चलना था। राजनीतिक साजिश और साजिश के कीचड़ भरे मैदान में अनन्या के खिलाफ साजिश का जाल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सघन और व्यापक रूप से बुना गया था। उसके सैन्य सुधारों के कारण खगोलीय हितों को खो चुके बड़े रक्षा उद्योग के ठेकेदार, अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त हुए भ्रष्ट सेवानिवृत्त जनरल और अगले राष्ट्रपति चुनाव पर नजर गड्ढाए राजनीतिक महत्वाकांक्षी सभी एक विशाल भ्रष्ट कार्टेल बनाने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने अपने द्वारा नियंत्रित मीडिया का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फर्जी खबरें संगठित रूप से फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अनन्या ने, जब वह कॉर्प्स कमांडर थी, एक विशिष्ट हथियार अधिग्रहण परियोजना में एक निश्चित कंपनी को तरजीह दी थी और भारी रिश्वत ली थी। जो शुरू में इंटरनेट पर एक छोटी सी अफवाह के रूप में शुरू हुआ, वह कहानी दर कहानी बढ़ता गया और एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता गया। अंत में जब प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने इसे बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करना शुरू किया, तो यह घटना अनन्या गेट नामक एक बड़े पैमाने पर सत्ता संबंधी घोटाले में बदल गई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। जनमत अनियंत्रित रूप से बिगड़ गया। कल तक जो लोग उसे एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में पूजते थे और उसका जय जयकार करते थे, अब उसे एक भ्रष्ट सैनिक के रूप में निंदा कर रहे थे, जो अपने स्वार्थों के लिए सेना का इस्तेमाल करती थी, उस पर ठंडी उंगलियां उठाती थी। विपक्षी दलों के हमले के तहत संसद में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया और राजनीतिक दबाव में अभियोजक के कार्यालय ने एक बड़ी विशेष जांच टीम का गठन किया और अनन्या के सहयोगियों और गतिविधियों की एक बड़ी जांच शुरू की। भारत की सेना में नंबर 1 पद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपने सर्वोच्च पद के बावजूद अनन्या रातों रात एक बेशर्म आपराधिक संदिग्ध में बदल गई और अभियोजक के कार्यालय के बाहर मीडिया की भीड़ का सामना करने के भयानक संकट में पड़ गई। उसने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और आंसुओं के साथ अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन जनमत, जो पहले ही उसके खिलाफ हो चुका था, ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। साजिशकर्ताओं द्वारा इतनी चतुराई से बनाए गए झूठ के जाल में वह असहाय रूप से फंसी हुई थी। राष्ट्रपति ने अंततः राजनीतिक बोझ के आगे घुटने टेक दिए और उसे उसके सभी कर्तव्यों से निलंबित कर दिया और उसे अब किसी की मदद के बिना एक अकेली कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी। विक्रम इस पूरी भयावह स्थिति को असहाय रूप से देख रहा था। एक ऐसा गुस्सा और आत्मघृणा महसूस कर रहा था जो उसकी हड्डियों को काट रहा था। वह किसी से भी बेहतर अनन्या की ईमानदारी और बेगुनाही को जानता था, लेकिन उसका जल्दबाजी में हस्तक्षेप करना केवल उसके लिए और अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। साजिशकर्ता निश्चित रूप से उसे अनन्या के भ्रष्टाचार में एक साथी के रूप
में फंसाने की कोशिश करेंगे और दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। उसे अपनी उबलती भावनाओं को दबाना था और तर्कसंगत रूप से कार्य करना था। बाहर से उसने पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी, जबकि गुप्त रूप से अपनी पूर्व खुफिया इकाई के अपने सबसे भरोसेमंद पूर्व अधीनस्थों के एक छोटे एलिट समूह से संपर्क किया और उनके साथ उसने विशाल साजिश के पीछे के लोगों को उजागर करने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू किया। जांच आसान नहीं थी। विरोधी एक विशाल कार्टेल था जो देश की सत्ता के उच्चतम सोपानों में स्थित था। उन्होंने अपनी भारी शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग सभी सबूतों को पूरी तरह से छिपाने और गढ़ने के लिए किया। लेकिन विक्रम ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सभी कनेक्शन और खुफिया क्षमताओं का उपयोग किया, रात दिन विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया और कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालकर मुखबिरों से गुप्त रूप से संपर्क किया। और अंततः अंधेरे की लंबी सुरंग के अंत में उसने एक कमजोर रोशनी देखनी शुरू कर दी। एक अथक खोज के बाद उसने भ्रष्ट कार्टेल के काले धन के प्रवाह को ट्रैक करने वाले एक नामांकित खाते का पता लगाया और यहां तक कि उस गुप्त बैठक स्थान का भी पता लगा लिया जहां उनकी सभी साजिशों की योजना बनाई गई थी। अब केवल उनके अपराध स्थल पर छापा मारना, सभी सबूतों को सुरक्षित करना और उनकी घृणित सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करना बाकी था। लेकिन यह एक खतरनाक जुआ था जिसके लिए उसे न केवल एक सैनिक के रूप में अपने सम्मान बल्कि अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ा। विरोधी के पास पहले से ही न्यायपालिका और मीडिया को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उन्हें कानूनी और वैध तरीकों से हराना असंभव था। विक्रम ने अंततः एक सैनिक के रूप में और एक इंसान के रूप में उस अंतिम रेखा को पार करने का फैसला किया जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए था। यह एक अकेला और खतरनाक रास्ता था जो कानून और व्यवस्था को नष्ट कर देता था, लेकिन एक बड़े न्याय की रक्षा के लिए उसने गुप्त रूप से एलिट विशेष बलों से सेवानिवृत्त कर्मियों की एक टीम को इकट्ठा किया जो उसका अनुसरण करते थे। वे सभी उसके साथी थे जिन्होंने अतीत में उसके साथ जीवन और मृत्यु के मिशनों को अंजाम दिया था और उसके प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास की शपथ ली थी। विक्रम ने उनके सामने अपना गंभीर संकल्प व्यक्त किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब से हम उन वास्तविक दुश्मनों को न्याय दिलाने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू करेंगे जो कानून के नाम पर संरक्षित हैं, लेकिन जो हमारे देश को खा रहे हैं। यह ऑपरेशन हमारे अपने युद्ध है जो देश की आधिकारिक कमान श्रृंखला का पालन नहीं करता है। भले ही हम सफल हों, हमें कोई सम्मान या इनाम नहीं मिलेगा, और यदि हम असफल होते हैं तो हम इतिहास में देशद्रोहियों के रूप में दर्ज होंगे जिन्होंने एक राष्ट्रीय विद्रोह की साजिश रची थी। लेकिन मैं अब और चुपचाप नहीं देख सकता कि न्याय अन्याय की ताकत के सामने बेरहमी से घुटने टेक दे। जो कोई भी मेरे साथ इस खतरनाक रास्ते पर अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, वह एक कदम आगे आए। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वहां मौजूद सभी कर्मियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी जलती हुई आंखों में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। वे स्वेच्छा से अपने शेष जीवन और सम्मान को दांव पर लगाने और अपने सबसे सम्मानित कमांडर के साथ विशाल अंधकार में कूदने के लिए तैयार थे। और इस तरह आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक अनौपचारिक ऑपरेशन चुपचाप शुरू हो रहा था। उस रात दिल्ली के बाहरी इलाके में एक शांत रूरा विला एस्टेट पर घना अंधेरा छा गया। काले छलावरण में ढके छायादार आकृतियां चुपचाप शिकारी जानवरों की तरह अंधेरे में चली गईं। यह विक्रम और उसके वफादार सैनिक थे। उनका लक्ष्य एस्टेट के भीतर गहरी स्थित एक शानदार हवेली थी, जहां भ्रष्ट कार्टेल के मुख्य नेता अपनी जीत का जश्न मनाते हुए एक गुप्त पार्टी कर रहे थे। वहां वे अनन्या को सामाजिक रूप से पूरी तरह से दफनाने और उसके द्वारा शुरू किए गए सभी सुधारों को शून्य पर वापस लाने की अपनी अंतिम योजना पर चर्चा करने के लिए अपने गंदे उत्सव में व्यस्त थे। विक्रम की इकाई ने अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके हवेली की जटिल सुरक्षा प्रणाली को तुरंत बेअसर कर दिया। बाहरी परिधि की रखवाली करने वाले निजी सुरक्षा गार्डों को चुपचाप वश में कर लिया और तेजी से अंदर प्रवेश किया। अचानक अज्ञात हमलावरों के हमले ने ग्लैमरस पार्टी स्थल को तुरंत अराजकता में बदल दिया। शराब और हंसी की आवाजें
चीखों और आतंक में बदल गईं। भ्रष्ट कार्टेल के नेता घबराकर भागने लगे, लेकिन सभी भागने के रास्ते पहले से ही स्टील जैसे सैनिकों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिए गए थे। विक्रम आत्मविश्वास से अराजकता के केंद्र में पार्टी स्थल के बीच में चला गया और खुद को प्रकट किया। उसके हाथ में एक बाहरी हार्ड ड्राइव थी जिसमें उनके सभी भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों का विवरण था। तुम्हारी घृणित और घिनौनी पार्टी अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारे सभी पापों का भुगतान करने का समय आ गया है। मौके पर उसने सभी सुरक्षित सबूतों को दर्जनों मीडिया आउटलेट्स, नागरिक संगठनों और स्वतंत्र न्यायिक संस्थानों को वास्तविक समय में प्रसारित किया, जिन्हें उसने पहले से तैयार किया था। अगली सुबह देश एक और बड़े झटके के भंवर में डूब गया। यह तथ्य कि अनन्या गेट शुरू से अंत तक एक सावधानी पूर्वक गढ़ी गई विशाल साजिश थी और इसके पीछे देश को खा रहे भ्रष्ट कार्टेल की अकल्पनीय घृणित सच्चाई दुनिया के सामने उजागर हो गई थी। क्रोधित नागरिकों की मोमबत्तियां सड़कों पर भर गईं और जनमत 180 डिग्री बदल गया। लोगों ने उस विशाल निहित स्वार्थ के खिलाफ अत्यधिक गुस्सा व्यक्त किया जिसने सच्चाई को छिपाने और हेरफेर करने की कोशिश की थी। अंत में भ्रष्ट कार्टेल एक विशाल सार्वजनिक आक्रोश की लहर के सामने एक पल में एक रेत के महल की तरह ढह गया। इस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को कानून के कठोर न्याय का सामना करना पड़ा और अनन्या ने अंततः सभी आरोपों से अपना नाम साफ कर लिया और अपने सम्मान को पूरी तरह से बहाल कर लिया। वह लोगों के उत्साही समर्थन के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में लौटी और निलंबित सैन्य सुधारों को पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया। लेकिन विक्रम और उसके सैनिक, जिन्होंने यह सब संभव बनाया, कहीं नहीं दिखे। हालांकि उन्होंने एक बड़े न्याय के लिए काम किया था, लेकिन वे देश के कानूनों और व्यवस्था का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने और निजी बल का उपयोग करने की जिम्मेदारी से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते थे। उन्होंने स्वेच्छा से सभी जिम्मेदारी ली और चुपचाप अपनी वर्दी उतार दी, इतिहास के मंच के पीछे गायब हो गए। हालांकि उनके नाम और चेहरे कभी भी आधिकारिक इतिहास में एक भी पंक्ति में दर्ज नहीं होंगे, लेकिन उनका महान बलिदान और साहस, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन कुछ लोगों के दिलों में हमेशा एक गर्म लौ के रूप में याद किया जाएगा जो सच्चाई जानते थे। कई साल बाद अनन्या ने अपने द्वारा वादा किए गए सभी सैन्य सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया और लोगों की तालियों के बीच सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के बाद उसने सभी सुर्खियों को पीछे छोड़ दिया और एक शांत ग्रामीण गांव में एक साधारण नागरिक के रूप में जीवन शुरू किया। फिर एक शरद ऋतु के दिन उसके पुराने मेल बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें कोई प्रेषक का नाम नहीं था। पोस्ट कार्ड के सामने XXI स्ट्राइक कॉर्प्स का राजसी प्रतीक चिन्ह था, जहां उसने पहली बार कॉर्प्स कमांडर के रूप में कार्य किया था, और पीछे एक शक्तिशाली लिखावट में एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी, राष्ट्र आपकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। अनन्या ने पोस्ट कार्ड पढ़ा और लंबे समय के बाद दिल से मुस्कुराई। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। हालांकि वे अब पूरी तरह से अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे और शायद जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी वे एक ही आकाश के नीचे एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए। दो सैनिकों की जोशीली कहानी, जिन्होंने एक तूफानी युग को एक साथ पार किया था, चुपचाप समाप्त होती दिख रही थी। लेकिन उन्होंने जो साहस और समर्पण की भावना छोड़ी, वह भारत के नाम के साथ हमेशा जीवित रहेगी, एक नए युग का नेतृत्व करेगी। समय एक नदी की तरह बह गया। अनन्या ने अब वर्दी नहीं पहनी, लेकिन उसका नाम आधुनिक भारतीय इतिहास में एक अमिट किंवदंती बना रहा। उसने जो सैन्य सुधार किए, उसने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक अतुलनीय रूप से मजबूत नींव पर खड़ा कर दिया, और उसके नेतृत्व ने, जिसने पुरुष प्रधान कांच की छत को तोड़ दिया, एक नए युग में रहने वाले कई लोगों को गहरी प्रेरणा और साहस दिया। वह कभी कभार जनता के सामने देश के भविष्य के बारे में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान साझा करने के लिए प्रकट होती थी, लेकिन अपना अधिकांश समय अपने छोटे से बगीचे में मिट्टी की गंध लेते हुए एक शांत और शांतिपूर्ण बुढ़ापा बिताती थी। विक्रम के बारे में कोई खबर नहीं थी। वह और उसके पूर्व सैनिक, जैसे कि वे इस दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थे, ने अपने सभी निशान पूरी तरह से मिटा दिए थे।
और छाया में गायब हो गए थे। लेकिन उन्होंने जो बलिदान के बीज बोए थे वे चुपचाप लेकिन मजबूती से एक अदृश्य स्थान पर जड़ें जमा रहे थे और अंकुरित हो रहे थे। उनके चौंकाने वाले कार्यों के कारण दशकों से सेना के भीतर फेस्टरिंग भ्रष्टाचार और अन्याय का फोड़ा काफी हद तक हटा दिया गया था और इसकी जगह एक स्वस्थ संस्कृति जहां न्याय और सामान्य ज्ञान प्रबल था धीरे धीरे जड़ें जमा रही थी। फिर एक दिन शांतिपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप पर एक बार फिर से युद्ध के घने बादल मंडराने लगे। पाकिस्तान के भीतर एक अप्रत्याशित तेजी से विकसित होने वाली स्थिति उत्पन्न हुई और दशकों से चली आ रही लौह कठोर तानाशाही पतन के कगार पर थी। अत्यधिक अराजकता और नियंत्रण के नुकसान के बीच सेना के भीतर कुछ कट्टरपंथी गुटों ने एक तख्ता पलट किया, सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने हाथों में बचे हुए पुराने परमाणु हथियारों का उपयोग करके अंतिम सैन्य उत्तेजना शुरू करने का प्रयास करने की भयानक खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समाधान खोजने के लिए तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी जहां किसी भी लापरवाह सैन्य हस्तक्षेप से एक अनियंत्रित परमाणु युद्ध हो सकता था। भारत सरकार एक गहरी दुविधा में पड़ गई। वे चुपचाप खड़े होकर परमाणु मिसाइलों को दिल्ली की ओर उड़ते हुए नहीं देख सकते थे और न ही वे एक लापरवाह सैन्य कार्रवाई करके पूरे भारतीय प्रायद्वीप को परमाणु युद्ध की भयावहता में डुबो सकते थे। यह वास्तव में सबसे खराब संकट था, एक गतिरोध। ठीक उसी समय देश के भाग्य के लिए जिम्मेदार राष्ट्रपति ने सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया और गुप्त रूप से अनन्या के ग्रामीण घर का दौरा किया। अध्यक्ष महोदया, नहीं सुश्री अनन्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह एक बेशर्म और निर्लज्ज अनुरोध है, लेकिन इस समय इस आसन्न राष्ट्रीय संकट को हल करने वाला एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। कृपया इस बूढ़े आदमी की विनती सुने और देश के लिए एक बार फिर अपनी ताकत दें। राष्ट्रपति के भावुक अनुरोध के सामने अनन्या लंबे समय तक गहरी सोच में डूबी रही। अपने आसपास के सभी गौरव और बोझ को पहले ही त्याग चुकी और एक साधारण नागरिक के रूप में जीवन जी रही। उसके लिए एक बार फिर से युद्ध के खूनी भंवर में कूदना भाग्य का एक बहुत ही कठोर और क्रूर मजाक था। लेकिन उसके कानों में सैनिक की शपथ का अंतिम वाक्यांश, जिसे उसने जीवन भर चिल्लाया था, मैं राष्ट्र और लोगों के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता हूं, लगातार गूंजता रहा। अंत में वह अपने देश के अंतिम आह्वान को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने अपना शेष जीवन अपने देश के लिए समर्पित करने, अंतिम सेवा करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने राष्ट्रपति के सामने एक शर्त रखी। उसे इस ऑपरेशन की योजना से लेकर निष्पादन तक की पूरी कमान सौंपी जाए और ऑपरेशन के लिए आवश्यक सभी संसाधन और कर्मी बिना किसी प्रतिबंध के प्रदान किए जाएं। और उसने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसे सभी भूल गए थे। बहुत लंबे समय के बाद इस लगभग असंभव ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक व्यक्ति है जो बिल्कुल आवश्यक है। अभी पूरे देश में खोज करें और मेजर जनरल विक्रम सिंह को खोजें। उसके बिना यह ऑपरेशन शुरू भी नहीं हो सकता है। भारत सरकार की सभी खुफिया एजेंसियों और सैन्य कमानों को विक्रम के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक गुप्त अभियान में लगाया गया, लेकिन उसने पहले ही इस दुनिया के सभी आधिकारिक रिकॉर्डों से अपना अस्तित्व मिटा दिया था और गहरी छाया में गायब हो गया था। कोई भी उसके अतीत को नहीं जानता था और कोई भी उसके वर्तमान को नहीं जानता था। उसके निशान खोजना एक विशाल रेगिस्तान में रेत के एक विशिष्ट दाने को खोजने जैसा लगभग असंभव था। समय निर्दयता से बीतता गया और नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान में स्थिति हर घंटे बिगड़ती गई। परमाणु युद्ध की घड़ी अब आधी रात से कुछ ही मिनट दूर थी। ठीक उसी समय जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी और हार मानने वाले थे, अनन्या के व्यक्तिगत एन्क्रिप्टेड ईमेल पर एक अज्ञात प्रेषक से एक रहस्यमय संदेश आया। ईमेल में कोई जटिल कोड या स्पष्टीकरण नहीं था, केवल संक्षिप्त निर्देशांक, एक तारीख और एक समय था। अनन्या ने सहज रूप से जान लिया कि यह विक्रम द्वारा उसे भेजा गया एक गुप्त संकेत था। वह नियत समय पर नियत स्थान पर अकेले गाड़ी चलाकर गई, बिना किसी को बताए। यह अरब सागर के तट पर एक पुराना सुनसान बंदरगाह था जो दशकों से बंद था और पूरी तरह से सुनसान था। जैसे ही वह नियत स्थान पर पहुंची और अपनी कार से बाहर निकली, घने समुद्री कोहरे में डूबे बंदरगाह के अंत में अंधेरे से
एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे प्रकट हुआ और बाहर चला गया। उसका चेहरा कठोर मौसम से गढ़ी हुई गहरी झुर्रियों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बाज जैसी तेज आंखें जो किसी के आर पार देख सकती थीं, वैसी ही थीं। यह विक्रम था। वे दर्जनों मीटर की दूरी पर खड़े थे, लंबे समय तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। उनकी चुप्पी में अनगिनत शब्द जो वे पिछले दशकों में साझा नहीं कर पाए थे, लहरों की तरह आगे पीछे हुए। नाराजगी और लालसा, सम्मान और दया, और एक गहरी सौहार्द जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। लंबी चुप्पी को सबसे पहले अनन्या ने तोड़ा। तो तुम जीवित थे, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसमें समय के निशान थे। जब अध्यक्ष महोदया बुलाती हैं तो एक मृत व्यक्ति भी अपनी कब्र से उठकर दौड़ता हुआ आएगा। जब देश इतने खतरे में है तो एक सेवानिवृत्त जनरल कैसे छिपकर केवल आकाश को देख सकता है? उन्हें अब और किसी स्पष्टीकरण या लंबे भाषणों की आवश्यकता नहीं थी। वे केवल एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे के दिलों और संकल्पों को पढ़ सकते थे। वे एक बार फिर अपने शेष जीवन और अपनी जान को एक साथ अपने देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार थे। अनन्या ने विक्रम को गुप्त ऑपरेशन की समग्र रूपरेखा समझाई। ऑपरेशन का अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान के हृदय में गुप्त रूप से घुसपैठ करना, परमाणु हथियारों को जब्त करना, सैन्य तख्तापलट के नेताओं को खत्म करना जो अंतिम हताश कार्य करने वाले थे, और उनके द्वारा नियंत्रित सभी परमाणु हथियारों को सुरक्षित रूप से सुरक्षित और बेअसर करना था। यह मानव युद्ध के इतिहास में सबसे खतरनाक और सबसे साहसी एलिट विशेष ऑपरेशन होने वाला था। अनन्या की अकल्पनीय ऑपरेशनल योजना को सुनने के बाद विक्रम ने अपने स्वयं के गुप्त संचार नेटवर्क के माध्यम से अपने पूर्व सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया, जिन्होंने अतीत में उसके साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हालांकि वे भारत की छाया में अलग अलग नामों और अलग अलग जीवन जी रहे थे, लेकिन वे अपने सबसे सम्मानित पूर्व कमांडर के अंतिम आह्वान पर बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर से एक साथ आए। हालांकि उन्होंने फिर से पुरानी वर्दी नहीं पहनी, लेकिन अपने देश की रक्षा करने वाले एक स्टील जैसे सैनिक की आत्मा अभी भी उनके दिलों में गर्मजोशी से जल रही थी। और इस तरह आधुनिक भारतीय इतिहास के महानतम किंवदंतियों ने अपने देश के अंतिम आह्वान पर फिर से एकजुट हुए। अनन्या की लगभग दैवीय उत्तम रणनीति और विक्रम और उसके सैनिकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली लगभग अलौकिक युद्ध क्षमताएं जो मानव सीमाओं को पार करती हैं। यह महान ऑपरेशन जो उनका अंतिम हो सकता था, अब चुपचाप शुरू होने वाला था। इस बार उनके कंधों पर न केवल भारत का भाग्य बल्कि पूरी दुनिया की शांति और भविष्य टिका हुआ था। ऑपरेशन की रात एक उन्नत स्टील्थ तकनीक से लैस एक विशेष घुसपैठ विमान चांदनी को ढकने वाले बादलों द्वारा बनाए गए पिच ब्लैक अंधेरे को भेदते हुए चुपचाप नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ गया। विक्रम और उसके एलिट सैनिक दुश्मन के घने वायु रक्षा रडार नेटवर्क से भूतों की तरह बचते हुए लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक अथाह अंधकार में कूद गए। उनके पीठ पर बंधे पैक में न केवल अत्याधुनिक हथियार और उपकरण थे, बल्कि लाखों हमवतन लोगों का भाग्य और मानव जाति का भविष्य भी था। इस बीच दक्षिण में एक गुप्त भूमिगत बंकर में, जिसे कोड 1 नामक ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल रूम के रूप में जाना जाता है, अनन्या सैनिकों के हेलमेट पर लगे कैमरों से प्रसारित क्षेत्र की सभी स्थितियों की वास्तविक समय में निगरानी कर रही थी और पूरे ऑपरेशन का निर्देशन कर रही थी। उसके दिमाग में दुश्मन की सभी संभावित प्रतिक्रियाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले सैकड़ों हजारों चर पूरी तरह से गणना किए गए थे और उनके लिए जवाबी उपाय भी सभी तैयार थे। उसका बर्फीला ठंडा और सटीक निर्णय और विक्रम का आग की तरह गर्म और साहसी क्षेत्र निष्पादन पूरी तरह से सामंजस्य में काम कर रहा था और ऑपरेशन बिना किसी त्रुटि के योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। जमीन पर सफलतापूर्वक घुसपैठ करने के बाद विक्रम की इकाई तेजी से और चुपके से खैबर पख्तूनख्वा के गहरे पहाड़ों में स्थित भूमिगत सैन्य बंकर की ओर बढ़ी, जहां परमाणु हथियार रखे गए थे। यह पाकिस्तानी सैन्य तख्ता पलट गुट का हृदय था, एक लौह किला जिसकी रक्षा हजारों एलीट विशेष बल के सैनिकों द्वारा कई परतों में की जा रही थी, लेकिन कोई भी अभेद्य बाधा
विक्रम और उसके सैनिकों को नहीं रोक सकती थी, जो दशकों के जीवन और मृत्यु के अनुभवों से कठोर हुए सबसे मजबूत योद्धा थे। उन्होंने मानव सीमाओं को पार करने वाली पशुवादी प्रवृत्ति और उत्तम टीम वर्क का उपयोग करते हुए, जहां वे केवल एक दूसरे की आंखों को देखकर एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकते थे, मकड़ी के जाले की तरह बिछाई गई परिधि रक्षा बलों को चुपचाप एक एक करके खत्म कर दिया और अंततः बंकर के हृदय में प्रवेश करने में सफल रहे। बंकर की गहराइयों में एक अपरिहार्य भयंकर गोलीबारी हुई। एक जटिल भूल भुलैया जैसे संकरे गलियारों में दुश्मन ने अपने अंतिम गढ़ की रक्षा के लिए हताशा से लड़ाई लड़ी, लेकिन विक्रम की इकाई की भूतिया रणनीति के सामने, जो अंधेरे में भूतों की तरह दिखाई और गायब हो गई, वे पतझड़ के पत्तों की तरह गिर गए। अंत में उन्होंने सभी प्रतिरोधों को तोड़ दिया और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के मोटे स्टील के दरवाजे तक पहुंच गए, जहां से सभी परमाणु मिसाइलों को नियंत्रित किया जाता था। वहां तख्तापलट का नेता पहले ही भारत की ओर परमाणु मिसाइल लॉन्च अनुक्रम को सक्रिय कर चुका था और अंतिम लॉन्च बटन दबाने वाला था। एक आसन्न स्थिति। जैसे ही अंतिम स्टील का दरवाजा उड़ा, विक्रम बिजली की तरह अंदर घुसा और पागलों की तरह हंस रहे नेता को वश में कर लिया। परमाणु हथियार अंततः सुरक्षित हो गए थे, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें दुश्मन के हृदय से सुरक्षित रूप से बचना था। जब वे लड़ रहे थे तो हजारों दुश्मन सुदृढ़ीकरण बंकर के बाहर से घेरा कस रहे थे। विक्रम ने अपने सैनिकों को पहले भागने और एक भागने का मार्ग सुरक्षित करने का निर्देश दिया और वह नियंत्रण कक्ष में रहकर परमाणु हथियार लॉन्च प्रणाली को भौतिक रूप से और स्थायी रूप से बेअसर करने का अंतिम कार्य शुरू करने के लिए पीछे रह गया। ठीक उसी समय सबसे खराब, पूरी तरह से अप्रत्याशित संकट आ गया। तख्तापलट के नेता द्वारा अंतिम हताश कार्य के रूप में सक्रिय किया गया एक आत्म विनाश उपकरण फट गया और विशाल भूमिगत बंकर पूरी तरह से ढहने लगा। छत से विशाल चट्टानें और गंदगी बारिश की तरह गिर रही थी। विक्रम ने अपने हिलते हुए रेडियो के माध्यम से बाहर के सैनिकों को पहले भागने के लिए चिल्लाया, मैं इसे यहां से संभाल लूंगा। तुम सब बिना किसी अपवाद के पहले भाग जाओ और मिशन पूरा करो। यह तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मेरा अंतिम आदेश है। सैनिकों ने खूनी आंसू बहाते हुए अपने नायक और पिता समान कमांडर के अंतिम आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विक्रम ने विशाल गर्जना के साथ ढहते बंकर के अंदर अंत तक अपनी स्थिति बनाए रखी और आने वाले दुश्मनों के अंतिम पीछा को अपने शरीर से रोक दिया। अपनी अंतिम सांस तक उसने एक गौरवान्वित सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा किया, अपने देश और अपने सैनिकों की रक्षा की। विक्रम के महान बलिदान के लिए धन्यवाद। शेष सैनिक दुश्मन के घेरे को सुरक्षित रूप से भेदने में सफल रहे और सुरक्षित परमाणु हथियार नियंत्रण उपकरण को सुरक्षित रूप से भारत वापस ले आए। भारतीय प्रायद्वीप मानव इतिहास के सबसे खराब परमाणु युद्ध के संकट से बच गया और दुनिया ने एक बार फिर शांति पाई। ऑपरेशन की सफलता की खबर पर पूरा देश सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन अनन्या कमांड और कंट्रोल रूम में अकेले चुपचाप रोई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी, इस युग के एक सच्चे नायक को भेजा था, जिसने स्वेच्छा से अपने देश के लिए अपनी जान एक लौ की तरह दे दी, अपने ही हाथों से मौत के मुंह में। सरकार ने विक्रम और ऑपरेशन में भाग लेने वाले सभी सैनिकों के योगदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उनके नामों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अंकित करने का फैसला किया, ताकि वे इतिहास में हमेशा जीवित रहें। हालांकि विक्रम अपने देश की मिट्टी में वापस नहीं लौटा, लेकिन उसका महान और महान बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके बलिदान से पोषित भारत और पाकिस्तान अंततः दशकों के थकाऊ दुश्मनी और संघर्ष के युग को समाप्त करने और शांति और एकीकरण की दिशा में एक महान पहला कदम उठाने में सक्षम हुए। कई साल बाद अंततः शांतिपूर्ण एकीकरण हासिल करने वाले भारतीय प्रायद्वीप की राजधानी दिल्ली के हृदय में एक विशाल शांति पार्क बनाया गया और उस पार्क की सबसे ऊंची पहाड़ी पर उन अनगिनत नायकों की याद में एक सफेद संगमरमर का स्मारक बनाया गया, जो अपने देश की शांति के लिए बिना नाम या प्रसिद्धि के गायब हो गए थे। उस स्मारक पर एक जटिल स्पष्टीकरण के बजाय एक ही पंक्ति को गहराई से उकेरा गया था, उन सभी को याद करते हुए जिन्होंने अंधेरे में प्रकाश के लिए स्वेच्छा से खुद को जला दिया।
अनन्या, जो अब सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी, कभी कभार वहां जाती और चुपचाप अपने द्वारा उगाए गए गुलदाउदी के फूल को खाली स्मारक के सामने रखती। वहां उसने अपने उग्र युवावस्था और अपने प्यारे साथियों को याद किया जो अपने देश के नाम पर स्वेच्छा से एक हो गए थे। हालांकि समय बीत चुका था और सब कुछ बदल गया था और गायब हो गया था, लेकिन उनके गर्म दिल और महान सैनिक भावना, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, एक एकीकृत राष्ट्र के आकाश के नीचे हमेशा जीवित रहेगी। उसने अब अपने सभी भारी बोझों को उतार दिया और अपने शांतिपूर्ण देश की गर्म धूप में पहली बार एक आरामदायक और खुश मुस्कान के साथ मुस्कुराई। एक तूफानी युग इस तरह एक महान और सुंदर अंत पर आ रहा था।